कौन सी वाली वैल्यू जो है वो इन्फेरेंस में सेट होगी। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर वो इन्फेरेंस में ये कहते हैं टाइप इन्फेरेंस। यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जिसमें स्ट्रांगली टाइप और टाइप इन्फेरेंस दी हुई है एग्जांपल। तो इसको हम अपनी एग्जांपल में समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट के नाम से, और इसका नाम मैं रख देता हूँ ए रख देता हूँ, या नेम रख देता हूँ माई नेम। और मैं इसकी डाटा टाइप जो है वो डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो डाटा टाइप डिफ़ाइन मैं कर रहा हूँ कॉलन, और उसके बाद डाटा टाइप लिख रहा हूँ। स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, कुछ भी हो सकता है डाटा टाइप। तो ये जो डाटा टाइप मैं लिख रहा हूँ ना, ये डाटा टाइप जो है ये मैं एक्सप्लिसिटली बोलें या स्ट्रॉन्ग टाइपिंग बोलें, इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं कि मैंने क्या किया यहाँ पर जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्ट्रांगली टाइप सिंटेक्स। तो स्ट्रांगली टाइप सिंटेक्स के मतलब यही है कि आप इसको खुद से बता रहे हैं कि इसके अंदर मुझे स्ट्रिंग की वैल्यू चाहिए। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिटली आपने बताया या फिर आपने स्ट्रांगली टाइपिंग कर दी यहाँ पर। उसके बाद जो है इक्वल का साइन, वही जो हम वेरिएबल सेट करते हैं, इक्वल का साइन लगाकर और इसके अंदर वैल्यू रख सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर मैंने रख दिया ताहा। अब क्या है कि ये मेरा एक वेरिएबल बन गया माई नेम का, जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है और इसके अंदर की जो वैल्यू है वो ताहा है। तो ये बात जो है हमें समझ में आती है, इतना हमने सीख लिया था पहले। अब मैंने ये बोला कि मैं एक सेम वेरिएबल बना लेता हूँ लेकिन टू के नाम से, ठीक है, माई नेम टू के नाम से, और इसमें मैं यहाँ पर अंडर स्कोर दे देता हूँ। अब मैंने ये बोला कि ऊपर वाला जो है ना उसको मैंने किया है क्या, स्ट्रॉन्ग टाइप। सर आज की क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? जी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपने जाने। नो सर, मैं वैसे पूछ रही हूँ। अच्छा, अब यह है कि ऊपर वाला जो है वो तो हमने देख लिया कि भाई वो स्ट्रॉन्ग टाइप है, ठीक है। तो नीचे जो इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है ना, इन्होंने स्लाइड में क्या बोला है कि टाइप इन्फेरेंस। तो टाइप इन्फेरेंस होती ऐसे है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं अपने इस वेरिएबल को डाटा टाइप असाइन ना करूं और सिर्फ वैल्यू असाइन कर दूं, जैसे यहाँ पर वैल्यू असाइन हुई हुई है, तो यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट जो है वो खुद से समझ जाता है, हमारी वैल्यू को देखकर वो खुद से समझ जाता है कि इसकी जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग होनी चाहिए, या स्ट्रिंग उसको सेट कर देता है। मतलब ये हुआ कि मैंने अगर डाटा टाइप नहीं भी दी यहाँ पर और मैंने वैल्यू दे दी सिर्फ, तो वैल्यू देने की वजह से मेरा जो ये वाला काम मैं अलग से कर रहा था, अलग से मैं क्या कर रहा था, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कॉलन लगा के स्ट्रिंग लिख रहा था, वो काम टाइप स्क्रिप्ट ने खुद कर दिया, मेरी वैल्यू को समझते हुए खुद कर दिया। इसको कहते हैं टाइप इन्फेरेंस। मतलब टाइप स्क्रिप्ट ने अंदाज़ा लगाया और वैल्यू को देखते हुए इसने उसको डाटा टाइप को सेट कर दिया कि भाई ये स्ट्रिंग है। इसके मतलब अगर मैं इसको नंबर कर दूं तो ये क्या करेगा, टाइप स्क्रिप्ट समझदार है, वो नंबर को मेरी वैल्यू को देखते हुए इन्फेरेंस करके हमारी डाटा टाइप जो है उसको नंबर में सेट कर देगा। अगर मैं ट्रू कर दूं तो वो बूलियन कर देगा। तो इस तरीके से इन्फेरेंस होती है। और यहाँ पर इस एग्जाम्पल में इन्होंने यही किया हुआ है कि लेट ए, फिर स्ट्रांगली टाइपिंग की है जिसमें स्ट्रिंग डाटा टाइप में पाकिस्तान लिखा है कोटेशन में। फिर यहाँ पर ये लिखते हैं कि लेट बी, एक और वेरिएबल बनाया नंबर टाइप का जिसमें 9 नंबर दिया है। फिर क्या किया, लेट सी, और उसके बाद यहाँ पर बूलियन लिखकर डाटा टाइप में
ट्रू लिख दिया, उसकी वैल्यू ट्रू कर दी। अब यहाँ पर क्या है, टाइप इन्फेरेंस में वो यही दिखा रहे हैं कि लेट ई एक वेरिएबल बनाया और उसको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दी। तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देने की वजह से टाइप स्क्रिप्ट जो है उसने खुद से समझ लिया कि भाई ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो डाटा टाइप क्या सेट कर दो, स्ट्रिंग सेट कर दो। इसी तरीके से नीचे भी एफ में नंबर और जी में फॉल्स। मतलब ये हुआ, इससे मुझे ये बात समझ में आई। अगर मैं इसको नाम लिख दूँ इन्फर टाइप, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ जैसे कि ये मेरा माई नेम टू वाला वेरिएबल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके असाइन करूँ, तो असाइन करते हुए जब मैं यहाँ पर लिखूँगा 8, तो वो मुझे एरर देगा। वो मुझे क्या एरर देगा, वो मुझे एरर देगा कि भाई आप नंबर टाइप डाटा टाइप की वैल्यू नहीं रख सकते माई नेम टू में, क्योंकि आपने इसको जब डिक्लेयर किया था तो डिक्लेरेशन के टाइम पर आपने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रखी थी। मतलब मैंने क्या बोला, डिक्लेरेशन के टाइम पर मतलब पहली पहली दफ़ा जब आप इसको वेरिएबल को बना रहे थे, तो बनाते टाइम आपने इसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रखी थी। तो मैंने उस वक्त उस वैल्यू को देखते हुए अंदाज़ा लगा लिया था कि ये जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ही सिर्फ लेगा। इसको कहते हैं टाइप इन्फेरेंस। तो अब आप क्या कर रहे हो कि बाद में उसको नंबर में सेट करना चाह रहे हो, तो भाई ये नहीं हो सकता। तो क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ही आ सकती है। तो ये है टाइप इन्फेरेंस। अब यहाँ पर एक बात ये है कि क्या हो अगर मैं इसको पहले तो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। क्या हो अगर मैं कि जब पहली पहली दफ़ा मैं ये बना रहा हूँ और उस वक्त मैं वैल्यू ही असाइन ना करूँ, सिर्फ वेरिएबल बना दूँ और उसमें डाटा टाइप भी असाइन ना करूँ। मतलब लेट माई नेम टू, ठीक है, सिर्फ ये लिखा हुआ है। तो आपको क्या नज़र आया अभी, इसने डाटा टाइप कौन सी सेट कर दी इसकी, इसकी डाटा टाइप कौन सी करेगा ये बताएं। सर अभी तक तो कुछ भी नहीं है। अभी तक तो कोई भी वैल्यू हमने दी नहीं है। इसकी वैल्यू देते तो वो उसको देखकर अंदाज़ा लगा देता और अंदाज़ा लगाकर वो वैल्यू डाटा टाइप सेट कर देता। लेकिन वैल्यू तो हमने लिखी ही नहीं है। तो जब वैल्यू नहीं लिखी तो अभी कौन सा डाटा टाइप इसमें वो सेट करेगा, आप मुझे ये बताएं। एनी। एनी डाटा टाइप सेट करेगा। अगर मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाऊं और माउस ले जाने के बाद मैं देखूं तो यहाँ पर उसने क्या सेट कर दिया, एनी। मतलब अभी उसको वैल्यू तो मिली नहीं है। तो जब वैल्यू नहीं मिली तो वो खुद से समझ नहीं पा रहा कि इसके डाटा टाइप को मैं क्या सेट करूं। तो इसलिए उसने क्या कर दिया, एनी रख दिया कि भाई कुछ भी आ सकता है इसमें। अब एनी का जो है यूज़ हमने पहले भी देखा था कि एनी का यूज़ हम टाइप स्क्रिप्ट में ना के बराबर करेंगे। सिर्फ ऐसी जगह जहाँ पर हमें वाकई में ना पता हो कि कौन सी वैल्यू आने वाली है, तो हम वहाँ पर एनी का यूज़ करेंगे। वरना एरर से जान छुड़ाने के लिए ज़्यादातर यूज़ करेंगे एनी का। तो अभी क्या है, ये एनी इसने रख दिया यहाँ पर। तो मुझे ये बताएं कि इसकी एक्सप्लेनेशन कोई देना चाहेगा कि भाई ये एनी टाइप है, तो एनी टाइप जो है वो इसने क्यों सेट किया। और ये तो सबको पता है कि भाई इसने इन्फर किया है, ठीक है, क्योंकि हमने तो अलग से नहीं लिखा यहाँ पर एनी, ऐसे करके अलग से तो नहीं लिखा, इसने खुद से अंदाज़ा लगाया है। तो जैसे ही इसने एनी लिखा है तो मुझे आप लोग यह एक्सप्लेन कर दें कि ये एनी क्यों लिखा है, रीज़न क्या है एनी आने का। और इस एनी के आने की वजह से अगर मैं बाद में इस वैल्यू में कोई चीज़ असाइन करूं तो क्या ये एनी टाइप चेंज होगा। मतलब मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके नीचे ले आऊँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ कि ये बराबर हो ताहा के, तो आपको तो पता है ना एनी टाइप का डाटा है। एनी टाइप के डाटा होने की वजह से वो स्ट्रिंग को, नंबर को, बूलियन को, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर दोबारा लिखूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ इज़ इक्वल टू नंबर, और फिर मैं तो यहाँ पर दोबारा लिखूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ ट्रू, तो जब फर्स्ट टाइम
यहाँ पर क्या होता है, इन्फेरेंस का चक्कर क्या है कि जब फर्स्ट टाइम आप बनाते हो ना, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, तो उस टाइम ही वो क्या कर लेता है, इन्फर करता है। इन्फर करके डाटा टाइप को सेट करता है। जैसे ऊपर हमने किया, हमने स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कर दी ऊपर, और स्ट्रॉन्ग टाइपिंग में हमने बता दिया कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर भी इसने इन्फर किया, लेकिन एनी टाइप को इन्फर कर लिया, मतलब क्योंकि आपने कुछ बताया नहीं, कोई वैल्यू नहीं दी, तो एनी टाइप को इन्फर कर लिया। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके पास ये वाली चीज़ आ गई जिसमें माई नेम जो है वो ताहा भी हो रहा है, माई नेम 7 भी हो रहा है, और ट्रू भी हो रहा है। तो ये बात तो समझ में नहीं आती भाई, नेम कभी भी नंबर तो नहीं हो सकता। तो ये एनी डाटा टाइप की वजह कर हमें यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि हम कोई भी टाइप का डाटा जो है वो इस माई नेम 2 के अंदर रख सकें। तो आपको ये बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, तो ये टाइप इन्फेरेंस जो है वो हो गई। मैं आपको इसमें एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पे, अगर आप यहाँ पर टाइप डिफ़ाइन नहीं करते और वो खुद से एनी टाइप ले लेता है, यहाँ पर उसने एनी टाइप ले लिया खुद से, तो जब आप सेकंड टाइम पे इसको डिफ़ाइन करते हैं ना, और उसको वैल्यू देते हैं आपने यहाँ पर क्या, कौन से डाटा टाइप की वैल्यू दी है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दी है। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आपने दी है, आप बाद में जब आप इस नाम को यूज़ करेंगे ना, माई नेम 2 का वेरिएबल जब आप यूज़ करेंगे, तो इसके अंदर अभी कौन सी वैल्यू आकर सेट हुई हुई है? सर स्ट्रिंग हुई है ना अभी। स्ट्रिंग डाटा टाइप की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू की, कि कौन सी वैल्यू आके सेट हुई, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? स्ट्रिंग। इसके अंदर ताहा लिखा हुआ है। आपने सही बोला, डाटा टाइप के हिसाब से सही बोला आपने कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू सेट हुई हुई है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या है, ताहा लिखी हुई है, ठीक है। और ताहा जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि स्ट्रिंग के कुछ मेथड होते हैं, हमने पिछली अपनी क्लासेस में पढ़ा है ना, कि नंबर के मेथड अलग हैं, एरे के अलग हैं, स्ट्रिंग के अलग हैं, याद है ना आप लोगों को? जी सर। यस सर। तो जब जब भी आप एनी टाइप का वेरिएबल बना देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आप उसकी वैल्यू को स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं, तो स्ट्रिंग असाइन करने के बाद अब इस माइन नेम 2 जो है इसकी वैल्यू स्ट्रिंग है, तो आप जो है इसमें ना क्या यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप के मेथड को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, एरे का एक मेथड होता है डॉट पुश के नाम से, ठीक है। तो एनी टाइप को, मतलब मैं आप बताने का मकसद ये है कि ना, जब आपने इसको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन की, तो वो आपको सजेशन में सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के मेथड ही देगा। ऐसा नहीं है, आप ये जहन में मत रखिएगा कि एनी टाइप है तो किसी भी टाइप का मेथड उठा के हम इसमें लगा लेंगे। मिसाल के तौर पे आपको याद है एरे का एक मेथड है डॉट पुश। जी जी। यस सर। तो यस सर। एरे का एक मेथड है डॉट पुश। तो डॉट पुश हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो डॉट पुश जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, आप ये देखेंगे कि उसमें आ रहा है एरर। अगर मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाऊँ तो ये कहेगा प्रॉपर्टी पुश डज नॉट एग्जिस्ट विद द टाइप स्ट्रिंग। या फिर अगर आपको यूँ देखना है कि यहाँ पर मैं डॉट लगा के एक नंबर की वो होती है, नंबर का मेथड होता है आई थिंक टू प्रिसीजन, वो भी मतलब सजेशन में भी आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर डॉट लगा के टू लिखूँ तो मुझे सजेशन में यहाँ पर सारी वो चीज़ें शो हो रही हैं जो स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, वो शो हो रहे हैं। और इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ नीचे वैल्यू असाइन कर दूँ नंबर, और नीचे आ जाऊँ, तो अभी इसके अंदर कौन सी वैल्यू सेट हो गई? नंबर 7। सेवन। नंबर। नंबर डाटा टाइप की वैल्यू सेट हो गई। तो जैसे ही मैं डॉट लगाकर मेथड यूज़ करने की कोशिश करूँगा ना, टू लोअर केस, तो यहाँ पर आपको कहीं भी टू लोअर केस नज़र आ रहे? नो सर। तो इसके मतलब ये हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, ये हमें इस वाली वैल्यू को देखते हुए अपनी डाटा टाइप को सेट कर लिया इसने
क्या सेट कर लिया इसने, नंबर। तो नंबर नंबर। जैसे ही नंबर सेट किया तो हमें सजेशन में भी क्या दे रहा है, ये नंबर के मेथड दे रहा है। जैसे यहाँ पर टू प्रिसीजन है, तो टू प्रिसीजन है, टू स्ट्रिंग है, या जो भी चीज़ें हैं ये हमने अभी देखी नहीं है। तो लेकिन ये सारे मेथड्स कौन से हैं, ये नंबर के मेथड हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आप अगर इसके ऊपर माउस भी लेकर जाए ना, मिसाल के तौर पे ऐसे मैं माउस रखूँ, तो अब आपको नज़र आएगा कि ये बता रहा है कि ये इसकी जो डाटा टाइप है वो क्या है, वो नंबर है। यहाँ पर ये नंबर लिखा आ रहा है, किसको देखते हुए, अपनी पिछली वैल्यू की असाइनमेंट को देखते हुए। जब हमने 7 असाइन किया तो बाद में लिखा ना, तो ये बता रहा है कि हाँ इसकी जो पिछली वैल्यू है वो नंबर है। अभी ये जो माई नेम है ना वो नंबर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अब जब उसी के साथ वाले माई नेम को देखेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये एनी है। समझ आई बात, कन्फ्यूजन तो नहीं हुई आपको? हेलो? जी सर क्लियर है। चलें, ये एक बिहेवियर मुझे दिखाना था आपको एनी का, कि एनी को जब आप सेट करते हैं तो उसके बाद जब आप वैल्यू असाइन करते हैं, तो जब आप आपने वैल्यू असाइन कर दी, फिर आप जब मेथड यूज़ करते हैं तो वो इस तरीके से बिहेव करता है। स्ट्रिंग देंगे तो स्ट्रिंग बताएगा, नंबर देंगे तो नंबर बताएगा, इस तरीके से बिहेव करता है। ये बस याद रखना है आपको। अच्छा, उसके बाद हम स्लाइड में आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया हमें, वेरिएबल एडवांस, कॉन्स्ट एंड लेट। नॉन प्रोग्रामिंग हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में चलते हैं। कॉन्स्ट एंड लेट इन टाइप स्क्रिप्ट, तो इसमें ये कहते हैं कि दिस डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट कैन बी री असाइन टू अ डिफरेंट वैल्यू। सिंपल, लेट की डेफिनेशन आप लोग बताएं, जो यहाँ पर कह रहे हैं आप लोगों को पता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग बताएं कि ये लेट की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं। ये अपनी एग्जांपल देते हैं, ज़रूरी नहीं है जो ये कह रहे हैं वो। आपको लेट से क्या समझ में आता है कि ये किस टाइप की कीवर्ड है? जी, यमुना आप बता दें। अच्छा, आज सबके माइक ऑफ हैं। चलें, तो यहाँ पर मतलब ये है कि दिस डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट कैन बी रीअसाइन टू अ डिफरेंट वैल्यू, और इट्स यूजफुल टू वैल्यू दैट चेंज ओवर टाइम लाइक काउंटर एंड और वैल्यूज़ दैट डिपेंड ऑन कंडीशन। तो लेट के बारे में ये यही कहते हैं कि ये एक ऐसा कीवर्ड है, जब हम इसको यूज़ करके अपने वेरिएबल को बनाते हैं, लेट को यूज़ करके जब हम वेरिएबल को बनाते हैं तो उस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, वो चेंजेबल होती है। ठीक है, और कॉन्स्ट इसका अपोजिट होता है, वो क्या होता है, चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट हो जाती है। मैं कब से बोल रही हूँ, पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही। नहीं पहुँच। मैंने 2-3 बार पहले भी जवाब दिया था। पहले आपकी आवाज़ नहीं आई थी, अभी आ रही है। अभी अभी माइक ऑन है आपका। क्योंकि मैंने पहले भी 2-3 बार आपने कुछ पूछा ना, मैंने जवाब दिया था, पता नहीं कैसे। अच्छा, उसके बाद कॉन्स्ट में ये कह रहे हैं कि दिस, अच्छा आपका आपका माइक काम करे, कॉन्स्ट की डेफिनेशन बताते जाएं। जी सर, कॉन्स्ट में यही होता है ना कि आप जो भी मतलब वैल्यू लेते हैं तो हम उसे ना चेंज नहीं कर सकते। जैसे लेट में ऐसा होता है कि हम चेंज कर सकते हैं, बट कॉन्स्ट में नहीं कर सकते। वो एक बार जो उसमें मतलब लिख दिया तो वो लिख दिया, वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। इन्होंने दो एग्जाम्पल दी हुई है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। एक एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने दी है कि लेट की मदद से एक वेरिएबल बनाया करंट बैलेंस का, जिसमें 100 वैल्यू दे दी। तो क्या हुआ कि ये जो लेट वाला वेरिएबल है, इसको कहते हैं कि दिस वैल्यू कैन चेंज, ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, और नीचे चेंज करके दिखाया भी है इन्होंने। करंट बैलेंस को पहले 100 था, फिर 50 कर दिया। लेकिन कौन से बनाई वैल्यू, अकाउंट नंबर, और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ रख दी, और फिर उसको बोला कि दिस वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, ये वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते बाद में। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपको कौन सा एरर आएगा, कैन नॉट असाइन टू अकाउंट नंबर बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। तो ये बात आप सबको क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं।
जी सर। एडिशनल प्रिमिटिव डाटा टाइप। एडिशनल प्रिमिटिव डाटा टाइप में हमारे पास आता है अनडिफाइंड। जी सर, क्लियर क्लियर है। जी जी। अच्छा, हमारे पास आता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड जो है उसकी डेफिनेशन ये देते हैं कि रिप्रेजेंट अ वेरिएबल दैट हैज़ नॉट बीन असाइन अ वैल्यू और नॉट इनिशियलाइज। इट इज़ वन ऑफ द जावास्क्रिप्ट प्रिमिटिव टाइप दैट टाइपस्क्रिप्ट अडॉप्ट। तो आखिरी वाली लाइन में तो ये कहते हैं कि भाई ये जावास्क्रिप्ट की प्रिमिटिव डाटा टाइप ही थी जिसको टाइपस्क्रिप्ट ने अपने अंदर भी अडॉप्ट कर लिया है, अपने पास भी अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन जो ऊपर इन्होंने ये बात की है ना, रिप्रेजेंट अ वेरिएबल दैट नॉट बीन असाइन अ वैल्यू, इसको ज़रा हम जल्दी से देख लेते हैं। मुझे ये बताएं कि जब मैंने यहाँ पर लिखा था अपना माई नेम, ये वाला माई नेम जब हमने लिखा था तो मैंने अपनी इसके अंदर क्या वैल्यू असाइन की थी माई नेम के वेरिएबल में? ताहा। स्ट्रिंग किया था और वैल्यू डेट ताहा। स्ट्रिंग थी और बाकी ताहा था वैल्यू। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पर ना दो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उन दो वर्ड को ना पहले सही से डिफ्रेंशिएट करते हैं हमसे, ठीक है? मुझे ये बताएं, ये माई नेम एक वेरिएबल है, हाँ या ना? ये वेरिएबल है, हाँ या जी ना? सर। जी सर। ये क्या चीज़ है? यस सर। इसको क्या बोलेंगे? डेटा डेटा टाइप। टाइप और इसको क्या बोलेंगे? वैल्यू। इसकी वैल्यू है। ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि माई नेम की जो वैल्यू है वो मैंने क्या असाइन की है यहाँ पर? ताहा। ताहा। ताहा असाइन किया। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ से हटा दूँ जी। तो मुझे बताएं इसके अंदर कौन सी क्या वैल्यू असाइन हुई हुई है अभी? अभी तो सिर्फ डेटा टाइप दिया हुआ है ना। हाँ, मतलब अभी यहाँ पर अभी यहाँ पर कोई वैल्यू असाइन। कोई वैल्यू असाइन नहीं है, ठीक है? दोबारा से देखते हैं, दोबारा से देखते हैं। अभी अभी यहाँ पर माई नेम की क्या वैल्यू असाइन हुई हुई है? ताहा असाइन हुई हुई है। तो इसके मतलब मैं ये बोल माइक, मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है, आई थिंक माइक ऑफ कीजिएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अभी यहाँ पर ना क्या है कि माई नेम की वैल्यू ताहा असाइन की हुई है, ठीक है? तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैंने माई नेम की वैल्यू ताहा डिफ़ाइन की है, ठीक है? मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि माई नेम की वैल्यू मैंने ताहा डिफ़ाइन की है, ठीक है? अब जब मैं इसको ये बोल सकता हूँ तो मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि अभी माई नेम को मैंने डिफ़ाइन नहीं किया है, तो अब क्या हो गया, वो अनडिफ़ाइन हो गया। अनडिफ़ाइन मतलब आपने वैल्यू जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया। तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं, रिप्रेजेंट अ वेरिएबल दैट हैज़ नॉट बीन असाइन अ वैल्यू। एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू जो है वो असाइन नहीं की गई हो और नॉट इनिशियलाइज, या फिर इनिशियलाइज नहीं की गई हो, तो वो यही चीज़ कह रहे हैं कि आपने माई नेम के वेरिएबल में ताहा की वैल्यू डिफ़ाइन की है और अब डिफ़ाइन नहीं की है, तो ये क्या हो गया, अनडिफ़ाइन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, अनडिफ़ाइन हो गया। तो इसको हम लॉग करके देखें। ये एरर दे रहा है, एरर क्या दे रहा है, वेरिएबल माई नेम इज़ यूज्ड बिफोर बीइंग असाइन। अच्छा, हाँ ये सही एरर दे रहा है, देखें एरर पढ़ के देखें, ये आपको शायद समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है कि वेरिएबल माई नेम इज़ यूज्ड बिफोर बीइंग असाइन, मतलब आप इसको यूज़ करना चाह रहे हो माई नेम के वेरिएबल को असाइन करने से पहले। मतलब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि सिर्फ इसको असाइन कर दूँ ना, यहाँ पर वैल्यू जैसे कि कुछ भी कर दूँ असाइन, तो ये एरर चला जाएगा। और इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो एरर आ जाएगा, चला जाएगा, आ जाएगा। मतलब वो ये कह रहा है कि वैल्यू को वेरिएबल को बना दिया और अनडिफाइन छोड़ दिया आपने। जब अनडिफाइन आपने छोड़ दिया तो आप इसको console.log करा के
क्या देखोगे, मतलब इसमें तो कुछ है नहीं, अनडिफाइन है ये। इसको कंपाइल कराते हैं, तो हो सकता है कंपाइलेशन जावा स्क्रिप्ट में पहुंच जाइए और उसके बाद देखते हैं। इंडेक्स डॉट जी एस, ठीक है। यहाँ पर अब हम देखते हैं जावा स्क्रिप्ट में रिजल्ट क्या आ रहा है। नोड, देखें जावा स्क्रिप्ट में क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास। अगर आपको स्क्रीन मेरी नज़र आ रही हो, मैं थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ स्क्रीन। यहाँ पर ये देखें क्या दे रहा है ये, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट तो एरर नहीं देता ना। तो हमने जावा स्क्रिप्ट से ही देख लिया, और उन्होंने ये बात भी बोली थी कि भाई वो जावा स्क्रिप्ट का ही डाटा टाइप उठाया टाइप स्क्रिप्ट ने, तो इसीलिए हमने क्या किया, जावा स्क्रिप्ट से ही देख लिया। टाइप स्क्रिप्ट एरर देता है। अच्छा, तो अब आपको ये एरर समझ में आया कि ये क्या कह रहा है, वेरिएबल माई नेम इज़ यूज बिफोर बीइंग असाइन। हेलो, जी सर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको मतलब ये चीज़ समझ में आई ना, कि ये एरर क्या दे रहा है और अनडिफाइन क्या है और डिफाइन क्या है। जी सर, ये तो क्लियर हो गया। सर एक बात पूछूं। जी जी जी। सर ये अनडिफाइंड को असाइन करके भी तो लिखा जा सकता था कि असाइन का साइन लगा के और खाली स्ट्रिंग छोड़ दी, वो भी तो अनडिफाइन ही आएगा। एम्प्टी स्ट्रिंग जो है ना, वो अनडिफाइन नहीं होता। चेक करें सर। हाँ, देख लेते हैं। देखें एरर तो चला गया, इसको कंपाइल करा लेते हैं। मेरे ख्याल से वो आपको आंसर में कुछ भी नहीं देगा, खाली खाली बता देगा। देखते हैं नोड इंडेक्स, हाँ ये देखें यहाँ पर आंसर क्या आया, कुछ भी नहीं आया। फिर सर अनडिफाइंड तो कोई चीज़ ही नहीं हुई जिसको हम लोग यूज करते होंगे। अनडिफाइन बेसिकली आपको बताने का यही मकसद है कि अगर कभी आपको ये बात ना पता हो कि वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी, मिसाल के तौर पे आपको ये पता ही नहीं है कि नाम जो है वो क्या आने वाला है, ठीक है। बच्चा है, स्टूडेंट है, वो एडमिशन लेने के लिए आ रहा है, न्यू स्टूडेंट है, वो न्यू एडमिशन है वो, ठीक है। तो जब वो आया, आपको नहीं पता कि उसका नाम क्या है, लेकिन आपके पास आपके एडमिशन फॉर्म में एक जगह बनी हुई है नाम लिखने की। तो वो नाम आपने उस जगह को खाली छोड़ा हुआ है कि भाई जो भी नाम है वो उसका हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर आप उस फॉर्म में पहले से ही लिख देंगे कि भाई जो भी बंदा आया हम तो उसको ताहा ही बोलेंगे, अजीब सी बात नहीं हो जाएगी? तो आपको समझ आई ना मैं क्या बोल रहा ये हूँ? सर समझ आ रही है, ये सर समझ आ रही है कि इसको क्यों यूज करते हैं, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में इसको यूज नहीं करते ना। वो आपने एक दफा बात बोली थी कि नल और अनडिफाइंड क्लास में टीचर्स ने भी कहा था कि बिल्कुल साइड पे रख देंगे, ये तो ना यूज होने वाली चीजें हैं। ना यूज़ होने वाली, देखें ना यूज़ होने वाली चीज़ इस सेंस में है कि आप इसको बहुत कम यूज़ करेंगे, लेकिन ना बहुत कम यूज़ करेंगे। अनडिफाइन आप कभी भी ऐसे ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, आप कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि भाई माई नेम आपने बना दिया और आपने इसकी डाटा टाइप डिफाइन कर दी स्ट्रिंग, ठीक है। आपके पास ऐसे केसेस आ सकते हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, अनडिफाइन के उसमें कॉन्टेक्स्ट में आपके पास ऐसे केसेस अनडिफाइंड तो समझ आ गया। ऐसे केसेस आ सकते हैं कि आपको ना बाय नेम आपने बनाया लेकिन वैल्यू आपको बाद में पता चल रही है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, बाद में असाइन कर रहे हैं। लेकिन डाटा टाइप वगैरह सब आपने ये स्ट्रक्चर पहले बना लिया कि भाई जो भी इसमें नाम आएगा वो स्ट्रिंग टाइप का नाम आना चाहिए, नंबर नहीं आएगा। तो आपने ये डाटा टाइप बता दिया इसको, वेरिएबल का नाम माय नेम रख दिया, लेट से बना दिया कि बार बार चेंज भी कर सकें। जी तो सर सही। ये अनडिफाइन का मतलब ये है। लेकिन क्या है कि इसको हम यूज़ बहुत कम करेंगे। अच्छा, फिर ये कहते हैं अननोन। अननोन जो है वो यूज़ फॉर वेरिएबल
वेयर द टाइप इज़ नॉट नोन। कौन सी वाली टाइप? डाटा टाइप की बात हो रही है। वेयर द टाइप इज़ नॉट नोन at the time of writing the code, it's a safer alternative to any, as it requires the type to be determined before it can be used। मतलब अगर आप किसी चीज़ को अननोन रखें ना, तो एनी रखने से बेहतर है। एनी का ही अल्टरनेट है ये भी। एनी का बिहेवियर अभी आपने देखा कि क्या है, अननोन का बिहेवियर भी एनी की तरह ही है, उसका अल्टरनेट है ये। तो मिसाल के तौर पे जैसे माई नेम का वेरिएबल है, तो माई नेम का वेरिएबल तो आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर नंबर नहीं आ सकता, स्ट्रिंग की वैल्यू ही आएगी। तो मैं इस वेरिएबल का नाम चेंज करके ए कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में ना आए वेरिएबल का नाम पढ़ के कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आपको ये भी नहीं पता कि इसके अंदर भाई क्या कौन से टाइप की वैल्यू आने वाली है। तो आपको ये नहीं पता कि स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी, नंबर आएगा, बूलियन आएगा। तो ऐसे केसेस में क्या करता है ये टाइप स्क्रिप्ट खुद से इन्फर करके एनी टाइप पे सेट कर देता है इसको। तो वो कह रहे हैं कि इसको अननोन, ऐसे अननोन की ना डाटा टाइप भी आप सेट कर सकते हैं इसमें। तो वो अब क्या करेगा, आपने एक्सप्लिसिटली इसको बता दिया कि भाई ये अननोन टाइप का डाटा है। अभी अननोन के मतलब साफ साफ क्लियर है, समझ में जो बात आती है ना वो ये है कि भाई अभी इस वक्त मुझे इसकी डाटा टाइप क्लियर नहीं है, तो इसको अननोन पे रख दो। बाद में मैं इसको स्ट्रिंग, बूलियन या जो भी डाटा टाइप आएगी उसको उसमें मैं सेट कर दूंगा। तो अननोन की जो डेफिनेशन है ना वो बहुत सिंपल सी है, इसको हमें ज़्यादा देखना नहीं है। यूज़ फॉर वेरिएबल वेयर द टाइप इज़ नॉट नोन, बस इतनी सी बात है कि हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर टाइप का हमें पता ना हो, डाटा टाइप कौन सी वाली आनी चाहिए। तो जो एनी है उसका ही अल्टरनेट है ये अननोन। ये बात आप लोगों को क्लियर है ना? आगे चलें। जी सर। सर क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं बिग एंड। बिग एंड जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं? देखें, जब हम नंबर लिखते हैं ना, इसको ही मैं यहाँ से नम कर देता हूँ, ठीक है, और डाटा टाइप यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना लेट नम, नम मतलब नंबर, तो मैं यहाँ पर मेरे पास नंबर लिखने की ना एक मतलब लिमिट है कि मैं कितने नंबर्स लिख सकता हूँ नंबर डाटा टाइप में। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर इक्वल का साइन लगाऊँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ 7, तो अब क्या होगा, टाइप स्क्रिप्ट जो है वो इसको इन्फर कर लेगा, इन्फर करके इसकी डाटा टाइप को भी सेट कर देगा नंबर। क्यों? क्योंकि वैल्यू नंबर दी आपने, तो क्या करेगा, डाटा टाइप को नंबर सेट कर देगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप यहाँ पर कुछ लिखते हो ना, जब आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिखते हो, तो उस नंबर को जब भी आप यहाँ पर लिखते हो तो वो नंबर आपके मेमोरी में सेव होता है। हमने उस दिन देखा था ना, स्टैक मेमोरी देखी थी हमने, और वो देखा था कि वैल्यूज़ कैसे उसके अंदर आके सेव हो रही थी। याद है आप लोगों को? आपको याद है ये जो हमने यहाँ पर स्टैक मेमोरी देखी थी, तो इसके अंदर माई नेम का एक वेरिएबल बनाया था जिसका नाम वैल्यू हमने तहा रखी थी। तो वो कैसे जाके अपने स्टैक के अंदर एक मेमोरी के अंदर वैल्यू वो जाकर स्टोर हो रही थी कि एक उसको, जी सर। हाँ, मेमोरी में आप ली। भी बताएं। हाँ बिल्कुल। तो अभी क्या है कि आप इस बात को समझें कि जब आप यहाँ पर नंबर लिखते हैं 7, तो क्या होता है कि 7 जो है वो एक मेमोरी जो है वो लेता है आपके स्टैक मेमोरी में जाकर, ठीक है। जब आप इसको बहुत सारे नंबर देते हैं तो एक एक नंबर की एक एक मेमोरी बढ़ती जाती है। एक एक नंबर की क्या होती है, एक एक मेमोरी बढ़ती जाती है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैं हर दफ़ा आपको ये बोलूं कि मैं आपको मेमोरी दे रहा हूं कि आप ना 100 नंबर लिखें, 100 नंबर लिख सकते हैं, मैं आपको एक मेमोरी, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ कि आप 100 मेमोरी जो है ना
वो लिख सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा, मेरे पास अभी मुझे परमिशन कितने नंबर लिखने की मिली है? आपने भी बोला 100। सो तो ठीक है, तो अब मेरे पास जो यहाँ पर नंबर आया है ना, वो यहाँ पर नंबर आया है 75। ठीक है, तो अब मेरे पास मेमोरी कितनी बच गई? 25। नहीं नहीं, मेरे पास 100 डिजिट्स लिख सकता था मैं, अभी मैंने सिर्फ 2 डिजिट लिखे हैं, तो 98 डिजिट मेरे पास अभी बाकी हैं। 98 मतलब मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके। ठीक है, वो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। तो 98 डिजिट की मेमोरी अभी मेरे पास क्या है, बची हुई है। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो जो मुझे 100 डिजिट की मेमोरी मुझे मिली है और उसमें से यूज़ मैंने सिर्फ 2 किया है, तो वो जो बाकी के 98 हैं वो तो फजूल हो गए ना। वो तो मेमोरी भी ले रहे हैं और उसका काम भी नहीं है मुझे। आपको समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। तो जी जी सर सर। समझ आ रही। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने नंबर डाटा टाइप में जब आप नंबर लिखते हैं तो आपको एक लिमिटेड नंबर यहाँ पर लिखने की परमिशन मिलती है। और कभी कभी अगर ऐसा हुआ कि आपके पास नंबर बहुत की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो आप क्या करेंगे, उसको डाटा टाइप ही अलग कर दिया इन्होंने, उसको आप क्या कर देंगे, बिग एंड दे देंगे कि भाई ये एक ऐसी टाइप की वैल्यू है जिसमें थोड़े ज़्यादा नंबर हैं, तो आप इसको बिग एंड डाटा टाइप का बना दो। मतलब नंबर डाटा टाइप जो है ना, अब मिसाल के तौर पे नंबर डाटा टाइप में हमें कुछ डिजिट की मेमोरी मिलती है कि भाई इतने नंबर्स आप लिख सकते हो इसमें। अगर उससे ज़्यादा नंबर आप लिखोगे, अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया आपको कि 100 डिजिट की मेमोरी मैंने आपको दे दी कि भाई आप 100 जो है ना वो इसमें लिख सकते हो नंबर। अगर आपके पास नंबर ही 500 है, आपको समझ आई बात कि 500 डिजिट्स के नंबर है आपके पास, तो आपको मेमोरी जो है वो एक्सीड कर गई ना आपकी, जो जितनी परमिशन आपको मिली थी 100 की, उससे तो बहुत ज़्यादा हो गई ना वो। तो उसके लिए आप डाटा टाइप क्या यूज़ करेंगे, एक स्पेशल डाटा टाइप यूज़ करेंगे जो इसी काम के लिए बना है कि जब भी आपके नंबर की वो हो, क्या हो कि वेरी लार्ज इंटीजर, यहाँ पर ये कह रहे हैं ना, इट अलाउज रिप्रेजेंटिंग ऑफ वेरी लार्ज इंटीजर। इंटीजर को आप इंटीजर मत पढ़ें, आप नंबर पढ़ें। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, इट अलाउज रिप्रेजेंटिंग ऑफ वेरी लार्ज नंबर्स। तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि भाई जब आपके पास नंबर की तादाद ज़्यादा हो तो आप बिग एंड का यूज़ करेंगे। और बिग एंड को लिखने का क्या तरीका है, बिग एंड को लिखने का तरीका ये होता है कि आप नंबर के एंड में एन लगा दें, तो वो क्या होगा कि वो बिग एंड हो जाएगा। क्लियर है? सर हम लोग बिगिन जी को सर। एज अ डेटा टाइप नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं ना। ये अभी तो इसने इन्फर कर लिया इसको देख के कि मैंने एन लगा दिया ना, तो इसने इसको देखते हुए बिग एंड का डाटा टाइप इन्फर कर दिया। लेकिन आप खुद से लिखना चाहें तो लिख दें, यहाँ पर ऐसे कॉलन लगाया और बिग एंड, ये रहा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और लास्ट में एन लिखने की नीड होगी फिर भी? एन लाजमी लगाना है। अगर आप देखें, एन अगर नहीं लगाते तो ये क्या दे रहा है, एरर, नंबर इज़ डिक्लेयर्ड बट वैल्यूज नेवर यू, नंबर इज असाइनेबल टू टाइप बिग एंड। इसको मैं ज़रा लॉग करके देख लेता हूँ, वैसे होगा नहीं। अगर मैं इसमें एन लगाता हूँ तो एरर चला गया, एन हटाऊँ तो एरर आ रहा है। समझ आई बात? जी सर। इस एरर को समझाऊँ मैं थोड़ा, ये क्या कह रहे हैं? जी सर। देखें, वो ये कह रहे हैं कि आपने इसकी डाटा टाइप क्या रखी है, बिगिन। लेकिन आपने इसके एंड में एन नहीं लगाया ना, जी। तो ये कौन से वाले डाटा टाइप की तरह है, ये नंबर डाटा टाइप की तरह बिहेव कर रहे हैं। जी। तो वो या आपसे ये कह रहे हैं कि आपने बिग एंड डाटा टाइप जो है वो इसकी रखी है, लेकिन आपने बिग एंड को यूज़ ही नहीं किया, आपने नंबर डाटा टाइप को यूज़ करके लिखा है अपने, जो भी लिखा है आपने, वो आपको ये एरर दे रहा है। वो आपको देखें, दोबारा पढ़ें क्या दे रहा है, नम इज़ डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड। मतलब आपने नंबर, ये जो नम का वेरिएबल आपने बनाया है, इसके डाटा टाइप को आपने बिग एंड रखा है और आपने उस बिग एंड को यूज़ ही नहीं किया। आपने क्या यूज़ कर दिया, सिंपल नंबर डाटा टाइप, नंबर ही लिखा है ना, एन तो नहीं है इसके अंदर। तो जब आप इसमें एन लगाएंगे एंड में तो एरर भी चला गया और सब कुछ आ गया कि
बिगिन यहाँ पर लिखा आ रहा है, एरर भी चला गया। समझ आई बात मैं क्या कह रहा था? जी सर। अच्छा देखें, यहाँ पर दूसरी वाली लाइन में टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप बिगिन, जो मैं मतलब जो मैं बात कह रहा था ना, वो इस वाले यहाँ सेकंड लाइन में लिखी हुई है इन्होंने कि टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप बिगिन। अब ये जो नंबर आपने लिखा है, ये नंबर है नंबर डाटा टाइप का। जब तक आप इसके एंड में एन नहीं लगाते तो ये बिगिन टाइप का बनेगा ही नहीं। अब बिगिन का बन गया तो वो दूसरी वाली लाइन चली गई, वो दूसरी वाली लाइन चली गई। जी सर। तो सर अभी ना आप एन एन रिमूव करके बिगिट में रिमूव कीजिए और नम के नीचे वो आएगा कि ये मतलब गलत है। नंबर डाटा टाइप ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से मैं एन को रिमूव कर दूँ और बिग एंड को भी रिमूव कर दूँ, तो क्या होगा जी कि वो खुद ब खुद इसको नंबर डाटा टाइप का सेट कर देगा, इन्फर कर देगा। ये देखें, इसके ऊपर मैं लेकर जाऊँगा ना तो ये नंबर डाटा टाइप का सेट हो गया। सही, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगा, अगर अब मुझे इन्फर ही करवाना है ना, अगर मुझे इन्फर ही करवाना है तो मुझे बिगिन यहाँ पर अगर नहीं लिखना है और ख़ुद से इन्फर करवाना है तो मैं सिंपल नंबर के एंड में आके एन लिख दूँगा, तो वो इसको क्या करेगा, बिगिन की तरह बिहेव करेगा। जी सर। क्लियर है ना, समझ में आ गई ये बात? जी सर। अच्छा, उसके बाद ये है सिंबल डाटा टाइप। सिंबल डाटा टाइप जो है वो यूनिक वैल्यू के लिए, मतलब मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो सिंबल डाटा टाइप में अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक मेरे पास नेम है, माय नेम, और यहाँ पर मैं लिखूं ताहा, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर लिखूं लेट माय नेम 2 इज़ इक्वल टू ताहा। तो मुझे ये बताएं कि ये जो माय नेम का वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या रखी है मैंने, ताहा। और माय नेम 2 ताहा। की वैल्यू क्या रखी है, ताहा। ताहा। तो अगर मैं कंडीशन लगाऊं यहाँ पर console डॉट लॉग लिखूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखूँ कि माय नेम, यहाँ पर अगर बराबर है माय नेम 2 के, तो क्या होगा कि वो ट्रू बता देगा। वो क्या बोलेगा कि भाई माय नेम अगर बराबर है माय नेम 2 के तो रिजल्ट में ट्रू आ जाएगा, अगर माय नेम बराबर नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आती है ना? चेक करूं टर्मिनल में? जी तो जी। टर्मिनल में हम इसको चेक कर दें। तो वो रिजल्ट में हमें क्या बता रहे हैं? ट्रू। अच्छा, तो आपको ये बात कंफर्म हो गई कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं माय नेम की और माय नेम 2 की, ये दोनों एक ही हैं, और हमने यहाँ पर बराबर करके चेक भी कर लिया और उसने रिजल्ट भी ट्रू दे दिया। आप इस बात से मुतमईन हैं? जी सर। अब मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि यस। भाई, अब मैं यहाँ से ये बोलूँ आपको कि इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू मैंने लिखी है, इस वैल्यू को मुझे अलग करना है, मतलब मुझे इसका बिहेवियर चेंज करना है और यूनिक बनाना है। यूनिक बनाने का मतलब कि वैल्यू हो तो एक ही, लेकिन जब आप कंपैरिजन करें ना तो वो वैल्यू कंपैरिजन के टाइम पे यूनिक हो जाए। मतलब वो ये आपको बताए रिज़ल्ट में कि भाई ये जो था है और ये जो था है ये दोनों एक नहीं है। वैल्यू को यूनिक कैसे बनाते हैं? मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन को पहले पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं अ यूनिक एंड इम्यूटेबल प्रिमिटिव वैल्यू दैट कैन बी यूज एज अ की ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, सिंबल आर ऑफन यूज टू ऐड यूनिक प्रॉपर्टी। ये यहाँ से कह रहे हैं सिंबल्स जो है वो आप यूज़ करते हैं ताकि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को या उसकी वैल्यू को यूनिक कर सकें। और कहते हैं कि ऑब्जेक्ट दैट वॉन्ट कोलाइड विथ की एनी अदर कोड माइट एट द ऑब्जेक्ट एंड विच आर द हिडन फ्रॉम द मैकेनिज्म अदर कोड विल टिपिकली यूज टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट। मतलब वो यही कहना चाह रहे हैं कि जब दो एक जैसी वैल्यू आपके पास हो और इन दोनों एक जैसी वैल्यू को अगर आपको अलग करना है,
अलग मतलब यूनिक बनाने हैं, कि ऐसा यूनिक बना दो कि जब आप इसको चेक भी करें ना, तो चेक करते टाइम भी जो है वो ये ना बोले कि ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो उसको यूनिक बनाने के लिए आप यहाँ पर यूज़ करते हैं सिंबल का, और सिंबल जो है उसमें आप लगाते हैं राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पर भी सिंबल दे देते हैं। सिंबल का एस बड़ा है शायद, इसका इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिंबल का जो एस है ना वो बड़ा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने एक डाटा टाइप यहाँ पर सिंबल डिफाइन कर दिया। अगर मैं नहीं भी करता, अगर मैं इसको नहीं भी करता तो वो इन्फर कर लेता, इसको देखकर वो इन्फर कर लेता खुद ब खुद। मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटा कर मैं जब चेक करूँगा तो वो यही बताएगा। यहाँ पर देखें वो क्या बता रहा है, सिंबल डाटा टाइप उसने खुद ब खुद इन्फर कर लिया। तो सिंबल को लिखने का तरीका ये है कि आपकी जो भी वैल्यू है ना, भले वो एक जैसी हो, उससे पहले अगर आप सिंबल लगाकर और उस वैल्यू को उसके राउंड ब्रैकेट में रख दें, तो वो दोनों वैल्यू जो है ना, उन दोनों वैल्यू को वो क्या कर देगा, यूनिक बना देगा। मतलब अलग अलग वो कंसिडर करेगा इसको कि ये ताहा जो है ना वो इस ताहा के बराबर नहीं है, या ये दोनों वैल्यू एक जैसी नहीं है। तो आपको ये एरर यहाँ पर मिल भी चुका है कि दिस कंपैरिजन अपेयर टू बी अनइंटेंशनल बिकॉज द टाइप स्ट्रिंग एंड सिंबल हैव नो ओवरलैप। तो मुझे ये बताएं, आपको ये बात समझ में आई यहाँ पर कि सिंबल यूनिक कैसे करता है आपकी वैल्यू को? यस सर। सर मेरी बात सुने, जी। ये सिंबल में आपने ये अपना नाम लिखा ताहा, लेकिन ये सिंबल में तो हम जैसे वो जो सिंबल होते हैं वो नहीं यूज कर, ये मुझे समझ नहीं आया। नहीं नहीं, देखें सिंबल को हम नंबर से देखते हैं, शायद ये नंबर से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। एक हम यहाँ पे नम का वेरिएबल बनाते हैं, और एक हम यहाँ पे num2 का वेरिएबल बनाते हैं। इसके अंदर नम के अंदर मैं लिख देता हूँ 7 लिख देता हूँ, ठीक है। और num2 जो है उसके अंदर मैं लिख देता हूँ 7 लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको मैं num1 कर देता हूँ। मुझे ये बताएं कि num1 में कौन सी वैल्यू है, सिर्फ वो बताएं जिनको समझ नहीं आ रही थी बात, ठीक है। तो 7 है, और num2 में कौन सी वैल्यू है? 7। तो क्या 7, ये जो दोनों 7 है वो एक ही है? जी सर। एक ही नंबर है ना 7। तो जी जी। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई num1 बराबर है num2 के, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट में अगर ये दोनों वैल्यू सेम है ना, जैसे हमने ताहा में चेक किया था, तो अब हम नंबर में कर रहे हैं। 7 जो है वो 7 ही है। तो 7 num1 अगर बराबर है num2 के, या इसको यूँ बोलूँ मैं कि num1 की वैल्यू अगर बराबर है num2 के, तो ट्रू मुझे क्या करो, कंसोल में मुझे ट्रू वहाँ पर दिखा दो, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा मुझे। ये बात आपको समझ में आती है ना यहाँ पर? जी सर, क्लियर है यहाँ तक। हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भाई ये जो दोनों 7 है ना, इन दोनों 7 को ना कुछ ऐसा कर दो कि ये दोनों 7 यूनिक हो जाए, मतलब ये 7 है 7 के जैसा ना रहे। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको यूनिक बनाना पड़ेगा। यूनिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल का यूज़ करते हैं। सिंबल का कीवर्ड हम लिखेंगे यहाँ पर अपने उससे पहले, किससे, वैल्यू से पहले, और वैल्यू को ना सिंबल के राउंड ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो अब पता है क्या हुआ, ये जो 7 है ना, टाइप स्क्रिप्ट बोल रहा है कि भाई ये 7 ये दोनों एक जैसे नहीं है। अभी वो क्या बोल रहा था, ये दोनों एक जैसे हैं। अभी इस कंडीशन में वो क्या बोल रहा था कि ये दोनों सेम है, एक जैसे हैं। लेकिन जब मैंने सिंबल यहाँ पर यूज़ कर लिया, सिंबल का मैंने कीवर्ड यहाँ पर लिखा 7, तो वही 7 है ना, 7 को तो चेंज नहीं किया मैंने। जी।
लेकिन वो अब उसको पहचानने से इनकार कर रहा है, वो कह रहे हैं नहीं भाई ये दोनों 7 एक जैसे नहीं है। तो यहाँ पर देखें, दिस कंपैरिजन अपीयर टू बी अनइंटेंशनल बिकॉज टाइप नंबर एंड टाइप सिंबल हैव नो ओवरलैप। अगर मैं इसको इंटेंशनली चेक करने की कोशिश करूँ, एज स्ट्रिंग कर दें अगर हम इसको, इसको आप 2 दफा इक्वल के निशान के साथ चेक करिए। 2 दफ़ा कर लेते हैं चेक। इसको भी मैं मिटा देता हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना करे आपको। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, सिंपल num1 लिखा है। 2 दफ़ा मैंने वो लगाया है, क्या कहते हैं, अपना चेक करने वाला इक्वल का साइन, और num2 लगाया मैंने। ठीक है, तो आपके जहन में ये होगा कि भाई 3 दफ़ा जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो वो डाटा टाइप के साथ चेक करता है ना। तो हमने क्या किया, जी एक सर। एक हटा दिया। अब हमने बोला डाटा टाइप के साथ चेक मत करो, अब क्या करो, सिर्फ विदाउट डाटा टाइप चेक करके बता दो कि दोनों 7 एक जैसे हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर ये काम कर रहा है सिंबल, और इसका असल में मकसद ही यही है कि एक जैसी वैल्यू को भी यूनिक कर दे, एक जैसी वैल्यू को भी यूनिक बना दे, डिफरेंट बना दे। तो सिंबल ने अपना काम किया और टाइप स्क्रिप्ट उसका जवाब हमें यहीं पर दे रहा है कि ये जो 7 है वो इस 7 के जैसा नहीं है। सिंबल ने क्या किया, इसको डिफरेंट कर दिया। तो क्लियर है आप सबको यहाँ पर? सर वैसे सिंबल यूज करते हैं हम इसको नंबर टाइप में? कुछ केसेस हो सकता है आपके पास ऐसे आ जाएं जिसमें आपको सिंबल यूज़ करना पड़ जाए, तो बिल्कुल, मतलब अगर कोई एक ऐसा केस आ गया, इन्होंने एग्जाम्पल अगर दिया हो तो वो अच्छा हो जाएगा। देखते हैं आगे एग्जाम्पल है। नहीं, इसमें एग्जाम्पल नहीं है, तो हम गूगल से कोई एग्जाम्पल निकाल लेते हैं। यहाँ पर वो सिंपल मतलब स्ट्रिंग के साथ एक एग्जांपल दे रहे हैं कि सिंबल जो है ना, अगर उसकी वैल्यू आपने की रखी है, की मतलब वो इन्होंने लिखा है यहाँ पर, ताहा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंबल के राउंड ब्रैकेट में इन्होंने की लिख दिया और उसको जो है सिंबल 2 के एक वेरिएबल में सेव कर दिया। सिंबल 3 जो है उसके अंदर भी इन्होंने की लिखा है, जो कि ऊपर वाले जैसा ही है बिल्कुल। डबल कोड के अंदर ऊपर भी की लिखा है, नीचे भी की लिखा है। लेकिन अगर इन दोनों में आप सिंबल कर देंगे ना, तो क्या होगा कि ये दोनों यूनिक हो जाएगी। मतलब वो कह रहे हैं कि जब आप इसको कंपेयर करोगे, सिंबल 2 को जब आप कंपेयर करोगे सिंबल 3 से, तो वो फॉल्स बताएगा। वो बोलेगा कि ये दोनों एक जैसी वैल्यू नहीं है, सिंबल्स आर यूनिक। सिंबल्स क्योंकि यूनिक होते हैं, वो आपकी वैल्यू को यूनिक बना देते हैं। यानी सेम वैल्यू पुट करने के बावजूद सिर्फ सिंबल लिखने की वजह से दोनों सेम वैल्यू लेकिन यूनिक बनेंगे। बिल्कुल यही डेफिनेशन है इसकी। थैंक यू। तो सबको क्लियर है ना? जी सर। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद नल इन्होंने बताया, तो नल को हम जल्दी से देख लेते हैं। रिप्रेजेंट द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू, मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको आपने डिफाइन भी ना किया हो, जिसको एक हमने अभी क्या पढ़ा था इससे पहले, अनडिफाइंड पढ़ा था। जी। अनडिफाइन जो है वो उसको कहते हैं कि जब आपने वैल्यू डिफाइन नहीं की हो, आपने खाली छोड़ दिया हो। लेकिन नल जो है ना, वो नल बिल्कुल ही मतलब उसको हैज़ नो वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू ही ना हो इसमें। तो
रिप्रेजेंट द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी नल वैल्यू। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ना, तो इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू मतलब अगर आप किसी चीज़ को यहाँ पर नल कहते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि num1 जो है वो बराबर है नल के, तो नल जो है, अब मैंने यहाँ पर जब ये लिखा ना नल, तो इसके मतलब ये हुआ कि मैंने इसको इंटेंशनली बताया, मतलब मैंने इसको जानकर बताया कि भाई ये वैल्यू जो है ना वो नल है, ये वैल्यू जो है वो नल है, ये बिल्कुल खाली रखी है मैंने। नल जो है वो यहाँ पर देखिए डाटा टाइप में सेट नहीं हो रहा। अगर मैं आपको दोबारा भी ये दिखाऊं इसको यहाँ नीचे लिखकर, तो यहाँ पर नल जो है ना, इसको मैं console डॉट लॉग कर सकता हूँ क्या? यहाँ पर देखें रिजल्ट क्या आ रहा है। नल। अच्छा, ये जो नल है ना, इसको आप ये मत समझिएगा कि ये नल मतलब कोई स्ट्रिंग टाइप का नल है। ये स्ट्रिंग टाइप का नल नहीं है। ये नल वो नल है जो आपको बता रहा है कि या ना तो ये अनडिफाइन है, ठीक है, और ना ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। ये क्या है? नल है। मुझे पता है इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ना हमें ये समझना पड़ेगा कि अनडिफाइन क्या होता है। अनडिफाइन वो होता है कि जब आप किसी चीज़ को डिफाइन ना करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसी की एक कॉपी निकाल लेता हूँ नीचे, और मैं इसको नाम दे देता हूँ num2 के नाम से, ठीक है। और ऊपर वाले को मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं इसकी वैल्यू अभी क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डाटा टाइप असाइन कर देता हूँ कि इसमें नंबर टाइप का डाटा ही आएगा, ठीक है। तो क्या मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू रखी? नो सर। तो जब मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू रखी ही नहीं, तो इसके मतलब ये मैंने इसको अभी डिफ़ाइन नहीं किया। तो जब मैंने इसको डिफ़ाइन नहीं किया तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये अभी अनडिफाइन है। num1 का जो वेरिएबल है वो अनडिफाइन है अभी, लेकिन मैंने num2 जो है ना उसकी वैल्यू मैंने दी है यहाँ पर, उसकी वैल्यू मैंने दी है। और इंटेंशनली मैंने बताया, जब भी मुझे इंटेंशनली बताना हो ना कि भाई ये जो num2 है ना इसको मुझे रखना ही खाली है, इसको मुझे क्या करना है, रखना ही खाली है, तो वो जो नल, इसको मैं यहाँ पर इंटेंशनली लिखूँगा कि भाई ये वैल्यू जो है ना ये बराबर है नल के। आपको ये बात समझ में आई? ऊपर तो मुझे अभी मैंने अनडिफाइन इसलिए छोड़ा है क्योंकि मुझे बाद में इसको डिफ़ाइन कर दूंगा मैं num1 को, लेकिन मुझे num2 को डिफ़ाइन नहीं करना है ना, तो अब मैं नल रखूँगा यहाँ पर। नहीं समझ में आई? मैं आपको ना इसका टाइप ऑफ भी दिखाता हूँ। नल जो है ना उसका जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट आता है। ये बात भी आप याद रखिएगा कि नल जो है उसका जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट होता है। मतलब मैं आपको ऐसे बताऊं कि ये जो ऊपर वाला नंबर है num1, इस num1 के डाटा टाइप क्या है? इस num1 का डाटा टाइप क्या है? नंबर। स्ट्रिंग। नंबर है। इसकी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, कुछ भी वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 5, ठीक है। ऊपर वाले का आंसर देखते हैं, नीचे वाले का देखते हैं। दोनों को टाइप ऑफ से मैंने console डॉट लॉग कराया है। तो एक का जो डाटा टाइप है वो नंबर आ रहा है और दूसरे का डाटा टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो नल का जो डाटा टाइप है ना वो नल नहीं आता है, वो ऑब्जेक्ट आता है। दूसरी बात ये, आप ये याद रखें कि जब भी आप एक वेरिएबल बनाते हैं उसका डाटा टाइप डिफ़ाइन कर देते हैं,
तो आप क्या करते हैं कि उसको अनडिफाइन छोड़ते हैं, मतलब आपने अभी डिफाइन नहीं की उसकी वैल्यू। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये जो वेरिएबल है इसको अभी हमने डिफाइन नहीं किया, लेकिन बाद में हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब आप num2 बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने num2 बनाया और आपने उसके आगे लिखा ना मिसाल के तौर पे नल, तो आपने इंटेंशनली उसको ये बात बताई कि यहाँ पर जो है ना इसकी डाटा टाइप जो है वो मैंने नल रखी है, मतलब ये मैंने जानबूझ के खाली रखा है। देखें, अगर मैं ना इसके डाटा टाइप को नल कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर डाटा टाइप्स में बता रहे हैं ना वो, रिप्रेजेंट द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू, इट इज़ अनदर प्रिमिटिव टाइप इन जावास्क्रिप्ट यूज्ड इन टाइपस्क्रिप्ट टू सिग्निफाई दैट अ वेरिएबल इंटेंशनली हैज़ नो वैल्यू। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसके डाटा टाइप को नल रख देता हूँ, वो पहले एनी ले रहा था, मैंने इसके डाटा टाइप को ही नल कर दिया। अच्छा, जब मैंने इसके डाटा टाइप को नल कर दिया और मैं इसको भी असाइन नहीं करता हूँ वैल्यू, तो अब क्या है कि बाद में ना जी सर, जी जी बताएं। मैं पूछ रही हूँ आप ये जो आज की क्लास है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं? जी मैं रिकॉर्ड करूँ। थैंक यू। हम यहाँ पर ना एक काम करते हैं, कोई अच्छी सी एग्जांपल देखते हैं गूगल की मदद से, जिसमें हमें शायद वहाँ पर अच्छे से पता चल जाए कि भाई डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। हालांकि आप लोगों को ये चीज़ें पता तो है, मुझे भी पता है कि इन दोनों का क्या है, लेकिन ना एक अच्छी सी एग्जांपल हमारे सामने नहीं आ रही है, तो वो एग्जांपल चाहिए। इमेजेस में देखते हैं कि इमेजेस में क्या बता रहे हैं। ये वाली एग्जांपल मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही है। हाँ, यहाँ पर भी वही सेम एग्जांपल है, चलें उसको ही देखते हैं। ये देखें, यहाँ पर इमेजेस में ना ये बता रहे हैं कि ये जो नॉन ज़ीरो है ना, मतलब नॉन ज़ीरो वैल्यू, अभी मतलब यहाँ पर एक आइटम है, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक आइटम है, इसकी कुछ क्वांटिटी है, इसकी टिश्यू पेपर की कुछ क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ज़ीरो के मतलब क्या हुआ कि ये जो टिश्यू पेपर है ये ख़त्म हो चुका है, अब इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, वो क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो इसकी कुछ क्वांटिटी है यहाँ पर, तो इसको इन्होंने बोला कि नॉन ज़ीरो, ठीक है, मतलब ये ज़ीरो नहीं है, इसकी कुछ क्वांटिटी है, यहाँ पर कुछ टिश्यू पेपर हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि ख़त्म हो गए, ज़ीरो हो गया, ठीक है। नल के मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखें, नल के मतलब वो आपको कह रहा है कि भाई यहाँ पर है ही नहीं वो, और अनडिफाइंड के मतलब आपने यहाँ पर टिश्यू पेपर की चीज़ लगाई नहीं है। आपको समझ आई बात, ना स्टैक है यहाँ पर ना टिश्यू पेपर है, आपने डिफाइन ही नहीं किया इस जगह पर। कुछ क्लैरिटी आई माइंड में? जी सर। आई भी है, और मतलब कि जो नल है ना हम उसको बाद में चेंज कर सकते हैं, मतलब कि नल जो हमने वेरिएबल बनाया है हमने वहां पे नल लिख लिया तो कुछ और भी बाद में लिख सकते हैं। हाँ, नल को चेक करते हैं। देखें, अनडिफाइंड, जब मैंने इसके डाटा टाइप को यहाँ पर नल रख दिया ना, तो मैंने इसको जब बाद में चेंज किया तो वो कह रहे हैं टाइप 2 इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नल। तो मतलब अब इसको आप नंबर स्ट्रिंग नहीं दे सकते कुछ भी।
अब यहाँ पर वो अब यहाँ पर वो स्ट्रिंग वाला एरर देगा कि भाई ताहा इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नल। तो नल जो है वो बिल्कुल ही खाली, मतलब वो आपको असाइन भी करने नहीं दे रहा है वैल्यू, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपने नल को असाइन कर दिया, तो नल को जब आपने असाइन किया ना, तो इसका बिहेवियर मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इसकी जो डाटा टाइप है ना वो एनी है, और एनी अभी आपने थोड़ी देर पहले जो है वो देखा है कि एनी को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन सब आप डिफ़ाइन कर सकते हैं बाद में। अगर किसी चीज़ की डाटा टाइप फर्स्ट टाइम एनी हो, तो बाद में आप क्या कर सकते हैं, उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं अलग से, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन। ये आपको समझ में आ रही है ना एनी वाली बात? जी सर। लेकिन अगर आप इसके डाटा टाइप को ही नल रख दें, ठीक है, अगर आप इसके डाटा टाइप को ही नल रख दें, तो क्या होगा कि बाद में आप उसको असाइन नहीं कर सकते। नंबर इक्वल टू अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 3 या 2 कुछ भी, तो आपको वो एरर क्या दे रहा है, हम एरर को देखेंगे। टाइप 3 इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नल। तो यहाँ पर वो एरर दे रहा है कि भाई आप ये इस 3 को जो है ना नल के ऊपर आप असाइन नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि मुझे ये वाली पिक्चर जो है इससे क्लैरिटी बहुत अच्छी मिली कि अनडिफाइन जो है उसको आपने अभी तक बताया ही नहीं, ना तो यहाँ पर स्टिक है ना यहाँ पर टिश्यू पेपर है। मतलब आपने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि आपको यहाँ पर टिश्यू पेपर लगाना है भी या नहीं लगाना है, ठीक है। ये अनडिफाइन आपको ये बोल रहा है। नल के सर मतलब ये, जी जी, देखें वहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो वहाँ नल लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ जब हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है तो स्टिक तो दी हुई है, तो फिर वहाँ भी तो हम कुछ ना कुछ तो लिखेंगे। लेकिन उसका बिहेवियर ये है कि आप उसको असाइन नहीं कर सकते ना बाद में। उसने उसने आपको यहाँ इस वाली पिक्चर में ये समझाया है, इस वाली पिक्चर में आपको ये समझाया है कि ये जो अनडिफाइन है ना, इस अनडिफाइन में अभी तक आपने स्टिक भी नहीं लगाई। मतलब आपने अभी तक इरादा ही नहीं किया कि आपको यहाँ पर टिश्यू पेपर लगाना है भी कि नहीं, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज हैं इसमें। अनडिफाइन के मतलब ठीक। अभी तक आपने ये डिसाइड नहीं किया कि यहाँ पर आपको टिश्यू पेपर की जगह बनानी है भी कि नहीं बनानी, ठीक है। नल के मतलब ये है कि आपने स्टिक तो लगी हुई है आपकी, लेकिन टिश्यू पेपर आपने यहाँ पर नहीं रखा। मतलब आपने एक वेरिएबल तो बनाया हुआ है, num2 के नाम का वेरिएबल तो आपने एक बनाया हुआ है, लेकिन आपने उसको क्या रखा है, खाली रखा है। आपने टिश्यू पेपर उसके अंदर लगाया ही नहीं है, ठीक है। इसके मतलब ये हुआ कि कहाँ चला गया ये, इसके मतलब ये हुआ कि जो नल है आपने उसको यहाँ पर नल रख दिया कि बाद में भी वो चीज़ यूज़ ना हो पाए। अब मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जो है आपको वो दिख रहा है रोल, टिश्यू पेपर का जो रोल है, खाली रोल। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही। तो यहाँ पर इसके मतलब क्या हुआ कि भाई टिश्यू पेपर ख़त्म हो गए, टिश्यू पेपर ख़त्म हो गए, लेकिन यहाँ पर वो क्या होगा, क्वांटिटी उसकी ज़ीरो हो गई, लेकिन दूसरा आके हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो वो जी भी नहीं है ना। तो मतलब आपने एक स्ट्रिक तो बनाई, लेकिन उसके अंदर टिश्यू पेपर लगाया ही नहीं आपने। और अनडिफाइन के मतलब ये हुआ कि आपने इरादा ही नहीं किया अब तक, या आपने अभी डिसाइड ही नहीं किया अब तक कि यहाँ पर लगाना है भी कि नहीं लगाना। इससे ज़्यादा क्लियरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है इसकी। नल जो है ना, बस वो आप ये याद रखें कि आपने एक वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल को जब इंटेंशनली जानबूझ के आपको खाली रखना हो, तो आप वहाँ पर नल का डाटा टाइप यूज़ करेंगे। क्लियर है आपको ये बात? सर, एक और बात बस ये लास्ट सुन लें। जब ये हम नल का num2 का वेरिएबल बनाया है, तो यहाँ हम कुछ और लिख सकते हैं। num2 में मतलब यहाँ जी जहाँ पर num2 में कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो वेरिएबल का नाम है ना। इसको मैं क्या लिखूँ, आपका नाम लिख सकता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल का नाम माई नेम रख सकता हूँ मैं। जी जी, बस यही मैंने कंफर्म करना। अब मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल आपने बना लिया एक्स्ट्रा, तो अगर आपसे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बन जाता है और आप चाहते हैं कि अब उसको नल ही रखें, खाली रखें, उसको यूज़ ना करें, तो आप उसके डाटा टाइप को ही नल कर दीजिए। तो बाद में आप क्या होगा, उसमें वैल्यू असाइन नहीं कर पाएंगे। समझ आई बात? जी सर। तो ये इसको हम आगे चलते हैं।
अच्छा देखें, अब ना वो एरर्स बता रहे हैं। अब मुझे पहले ये बताएं कि आपको ये डाटा टाइप सारी क्लियर हो गई। मिसाल के तौर पे आपको ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अनडिफाइंड से। अनडिफाइंड क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट अ वेरिएबल दैट हैज़ नॉट बीन असाइंड अ वैल्यू। मतलब अनडिफाइंड जो है उसको आपने अभी डिसाइड नहीं किया कि कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, तो आपने उसको अनडिफाइंड रख दिया, ठीक है। और उसके बाद अननोन। अननोन के मतलब क्या है, आपको इसका डाटा टाइप जो है वो नहीं पता है, इसलिए आपने अननोन रख दिया है इसको। डेफिनेट अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अनडिफाइंड क्या होता है, तो आप मुझे क्या बताएंगे कि वैल्यू इसकी असाइन नहीं की है, इसको वैल्यू असाइन नहीं की है, तो इसलिए अनडिफाइंड हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अनडिफाइंड लिख सकते हैं। लेकिन जब डाटा टाइप हमें ना पता हो, तो वो क्या, उसमें कौन सा यूज़ करेंगे, हम अननोन यूज़ करेंगे। वेरिएबल वेयर द टाइप इज़ नॉट नोन एट द टाइम ऑफ द राइटिंग द कोड। जब आपको टाइप ना पता हो, डाटा टाइप ना पता हो, तो फिर अननोन यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बिग एंड का भी आपको पता चल गया कि जब नंबर की तादाद बहुत ज़्यादा हो तो आप बिग एंड टीचर को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंबल जो है, सिंबल आपको पता चल गया कि ये आपके वैल्यूज़ को यूनिक बना देता है। नल का भी आपको पता चल गया कि इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू। मतलब जानबूझकर जो है अगर उसको खाली रखना हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसको नल के ऊपर सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई सबको? जी सर। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वैल्यू आर नॉट असाइन, ठीक है, सिंबल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा अब आगे चलते हैं। आपको देखें, आपको ना अपने फिंगर टिप पे ये याद रखना है कि अननोन हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब आपको डाटा टाइप नहीं पता हो। अनडिफाइंड क्यों यूज़ करते हैं, जब आपने वैल्यू, जब आपको वैल्यू अभी डिसाइड नहीं किया आपने कि क्या रखी है, ठीक है, अनडिफाइंड। उसके बाद नल किस लिए रखते हैं कि आप इंटेंशनली उसको खाली रखना चाह रहे हैं। आप उसके जो वेरिएबल आपने बनाया है ना, उस वेरिएबल को आप खाली रखना चाह रहे हैं, तो आप नल उसमें लिख देते हैं। अनडिफाइंड आप बता दिया मैंने, तो ज़रा एक एक बार रिपीट कर दें, ताकि ना अगर आपसे इसका क्वेश्चन किया जाए या आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए डाटा टाइप का, तो आपको दिमाग में ये बात आ जाए कि अननोन किस लिए यूज़ होता है। अननोन का बताएं सबसे पहले मुझे। सर अननोन वो होते हैं जिसमें कुछ भी हम लोग कर सकते, कोई भी डेटा टाइप एक सब कर सकते। नहीं, अननोन, अननोन का आप अपने माइंड में ये रखें डेफिनेशन, कि जब डाटा टाइप आपको नहीं पता हो तब आप अननोन यूज़ करेंगे। जी इसका अल्टरनेट वही होगा ना, एनी। एनी, हाँ, एनी का अल्टरनेट है ये, बिल्कुल। उसके बाद जो है अननोन के अलावा जो है आप अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अनडिफाइन क्यों यूज़ करते हैं। अनडिफाइंड जब यूज करते हैं जब हमने कोई इरादा ही नहीं किया हो। मतलब आपको वैल्यू ही ना पता हो, जी। आपको वैल्यू ही ना पता हो कि क्या रखनी है। बाद में आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप उसको अनडिफाइन करेंगे। लेकिन अगर नल जो है, अगर मैं पूछूं आपसे कि नल क्यों यूज़ करते हैं, नल हम इस वजह इंटेंशनली से। खाली रखना चाहते हैं। जब इंटेंशनली उस चीज़ को खाली रखना चाहते हैं, जैसे कि एक वेरिएबल बनाया और उसको नल कर दिया, तो मतलब आप उसको जानबूझ के खाली रखना चाह रहे हैं, उसमें कुछ भी असाइन नहीं करना चाह रहे, तो उसके लिए नल यूज़ करते हैं। और उसके बाद एंड में क्या रहता है। बिगिन रहता है, बिगिन में हम लोग बहुत सारे वैल्यूज को जब करते हैं ना नंबर वाला, तो अगर जब हम उसका डेटा टाइप करेंगे तो बिगिन हो जाएगा, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है नंबर की। बिल्कुल, और जब नंबर क्लास में एन लगा दें। नंबर के लास्ट में एन लगाना है, ये इसका लिखने का तरीका है। नंबर के लास्ट में एन लगाना है, इसको सिंटेक्स इसका और यही है। सैम्बल, सैम्बल बताया था आपने, सैम्बल का ये कि जो हमें यूनिक नाम रखना हो किसी वेरिएबल का या वैल्यू का। बिल्कुल, देखें आप ना अननोन को, आप नल को और अनडिफाइन को शायद आप बहुत कम यूज़ करें, ठीक है, बहुत कम यूज़ करें। बिग एंड को भी आप बहुत कम यूज़ करेंगे।
लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको डेफिनेशन पढ़ के ना ये बात याद आ जानी चाहिए कि अननोन डाटा टाइप जब नहीं पता हो तब अननोन होता है, अनडिफाइंड मतलब वैल्यू ही ना पता हो तब अनडिफाइंड होती है वो चीज़, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की। नल मतलब इंटेंशनली हम किसी चीज़ को खाली रख रहे हैं। बिग इंट का तो समझ में आ गया आपको। सिंटेक्स याद रखिएगा कि नंबर के एंड में एन आता है। और दूसरी चीज़ सिंबल, सिंबल क्या करता है, वो यूनिक कर देता है वैल्यूज़ को। बस आपको ये आपके फिंगर टिप में याद होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ लें वो। जी सर, ये तो बिल्कुल रट गया, रटने के याद हो गया। अच्छा, उसके बाद एरर्स के ऊपर हम आ जाते हैं। तो एरर्स का ये है कि एरर्स जो है ना वो अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं। तो वो आपको बता रहे हैं कि सिंटेक्स एरर जो होता है वो किस टाइप का होता है। तो मिसाल के तौर पे सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका। तो अगर आपने लिखते टाइम कोई गलती कर दी, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है गलत, जब वेरिएबल को बना रहे थे तो उससे पहले हमने लेट का कीवर्ड लगाना था। तो इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पर, लेट के अंदर एक टी एक्स्ट्रा लिख दिया। तो ये क्या कर दिया इन्होंने, सिंटेक्स एरर कर दिया, मतलब लिखाई में गलती कर दी। तो उसको सिंटेक्स एरर कहते हैं। तो ये क्लियर है ना आप लोगों को, चले आगे। जी सर। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि होवर योर माउस ओवर द कीवर्ड। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अपनी आदत बना लें कि जब भी आपका एरर आए तो आप उसके ऊपर माउस लेकर जाएं और पढ़ने की कोशिश करें कि भाई वो एरर क्या कह रहा है। क्योंकि ना 50% जो है ऐसा होता है कि आप एरर को पढ़ के समझ जाते हैं कि क्या मतलब उसका सॉल्यूशन होगा। जैसे कि अभी देखें वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कैन नॉट फाइंड नेम लेट। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे कि डबल टी लगा हुआ है तो आप उसको सही कर लेंगे। हो सकता है गलती से आपने लिख दिया हो, लेट लिखना चाह रहे हो, डबल टी लगा दिया हो आपने। तो आप जब एरर देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। वैसे भी देखकर पता तो चल ही जाएगा, लेकिन सिंटैक्स एरर कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसको जब आप एरर को पढ़ेंगे ना तो आपको उसके मैसेज को पढ़ के और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एरर को सॉल्व कैसे करना है। तो सिंटैक्स एरर आपको समझ में आ गया, लिखाई की गलती। अच्छा, उसके बाद टाइप एरर कह रहे हैं। टाइप एरर को देख लेते हैं। टाइप एरर मतलब आपके टाइपिंग में जो मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि console डॉट लॉग होता है ना। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है इसमें कि अगर console डॉट लॉगर लिख दें तो वो हमारी टाइपिंग मिस्टेक होगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, उन्हीं की एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में तो इससे भी आ रहा है। लेट मैसेज, मैसेज क्या है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये एक वेरिएबल बनाया है इन्होंने मैसेज के नाम का जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब इसको console डॉट लॉग कराना चाह रहे थे लेकिन गलती से ER लगा दिया इन्होंने, लॉगर हो गया वो। तो वो क्या एरर क्या दे रहा है, प्रॉपर्टी लॉगर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द console, डिड यू मीन लॉग। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप लॉग लिखना चाह रहे थे, आपने क्या गलती से लॉगर लिख दिया है, तो लॉग इज डिक्लेयर्ड हेयर। आपको समझ आई ना कि वो टाइपिंग मिस्टेक किसको कह रहे हैं। एक बात सुने, जो टाइपिंग मिस्टेक और जो सिंटेक्स एरर ये लोग बता रहे हैं, ये तो सेम ही लग रहे हैं ना, जैसे लेट के आगे डबल टी लगा लियो, लोग के आगे ER। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपने इस चीज़ को देखा ना कि जो सिंटेक्स एरर और टाइपिंग मिस्टेक है ये दोनों एक ही हैं। क्योंकि देखें, आप जब अपने माउस को लेकर जाते हैं ना एरर के ऊपर, ये वाला कौन सा एरर है मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिंटेक्स एरर है, ठीक है। जब आप अपना माउस लेकर जा रहे हैं तो आपको मैसेज में यहाँ पर कोई अलग से सिंटेक्स एरर नहीं दे रहा वो लिख के। यहाँ पर आपको कहीं नज़र आ रहा है कि वो बता रहा हो ये सिंटेक्स एरर है। नो सर, नहीं, यहाँ पे ये लिखा है कैन नॉट फाइंड। कैन नॉट फाइंड नेम लेट लिखा आ रहा है, ठीक है, आपको ये बात समझ आती है। सिंटेक्स एरर लिखा नहीं आ रहा। आपको अपने माइंड में उनके बताने का मकसद ये है कि सिंटेक्स एरर जो है ना वो ऐसे हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं, एक चीज़ को लिखने का तरीका है, ठीक है। जैसे कि लेट को लिखने का तरीका क्या है कि आप लेट लिखें और लेट लिखने के बाद आप वेरिएबल का नाम लिखें। वेरिएबल का नाम लिखने के बाद आप यहाँ पर इक्वल का साइन लगाकर यहाँ पर आप
अपना नाम लिख दें और उसके बाद आप यहाँ पर डाटा टाइप डिफाइन कर दें स्ट्रिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं की, मैंने यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की है क्या? नो सर। लेकिन ये यहाँ पर मैंने कौन सी मिस्टेक की है? सिंटेक्स एरर किया मैंने, यहाँ पर लिखने का जो तरीका था उसको फॉलो नहीं किया। सर माउस ओवर कीजिए, ऊपर लिखा आ रहा है। हाँ वो तो जाहिर है ना, वो तो ये बोलेगा कि भाई एक्सपेक्टेड कॉमा, जब भी आप ये देखें ना यहाँ पर लिखा आ रहा होगा कॉमा एक्सपेक्टेड, तो इसके मतलब आपने लिखने में कोई गड़बड़ की है। आपको ये बात याद रखना है, ये छोटा सा मैसेज है कॉमा एक्सपेक्टेड, इसके मतलब ये होता है कि आपने लिखने में कोई मिस्टेक की है। अब यहाँ पर तो आपको मिस्टेक समझ में आ रही है ना कि मैंने क्या किया। जी सर। तो टाइपिंग एरर और सिंटेक्स एरर आपको समझ में आया कि डिफरेंस क्या है? जी। अच्छा, असाइनेबिलिटी एरर, असाइनेबिलिटी एरर का मैसेज भी हम देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, लेट मैसेज हेलो वर्ल्ड, इन्होंने एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रखी, तो जाहिर है टाइप स्क्रिप्ट ने इसके डाटा टाइप को स्ट्रिंग इन्फर कर लिया। ठीक है, अब जब बाद में आप उसको नंबर दे रहे हैं तो क्या होगा कि आप उसको गलत डाटा टाइप की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आती है ना? जी सर। जी सर, समझ रहा हूँ। तो इन्होंने यहाँ पर बाकायदा टाइप स्क्रिप्ट ने भी मैसेज दिया हुआ है, टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। तो ये जो मैसेज है ये आपको वैसे भी पढ़ के समझ में आ जाएगा कि भाई नंबर को आप सेट करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप में, तो ये पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं, आगे ये कहते हैं कि स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। तो कॉनकैटिनेशन जो है, अगर हम दो स्ट्रिंग यहाँ पर लिख लें, जैसे कि माई नेम ताहा, इसको मैं यहाँ से इन्फर करवा लेता हूँ ताकि कोड थोड़ा सा कम रहे। तो यहाँ पर क्या है कि आपने दो वेरिएबल बना लिए, एक वेरिएबल आपने बना लिया फर्स्ट नेम के नाम से, दूसरा आपने बना लिया लास्ट नेम के नाम से, और इसको कॉनकैटिनेट मतलब किसी चीज़ को जोड़ देना। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, और वैसे वेरिएबल ना भी बनाएं, अगर हम डायरेक्ट भी console डॉट लॉग करा लें और फर्स्ट नेम को हम यहाँ पर लिखें और इसको हम प्लस लगाकर कॉनकैटिनेट करवा दें अपने लास्ट नेम से, तो फर्स्ट नेम कॉनकैटिनेट हो जाएगा लास्ट नेम से, और इसका रिजल्ट क्या आएगा? ताहा अहमद। अच्छा, उसके बीच में जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस दिया है, फिर प्लस लिखा है, फिर स्पेस दिया है, तो वहाँ पर भी ऐसे ही आएगा। 9 सर के साथ हो जाएगा। 7 हो जाएगा, मतलब मिलकर आएगा, आप ये कह रही हैं? जी। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। तो आपको ये समझ में आ गया कि स्ट्रिंग की कॉनकैटिनेशन कैसे होती है। और हम आगे चलते हैं, इसमें यहाँ कह रहे हैं टेम्पलेट लिटरल। टेम्पलेट लिटरल के मतलब ये हुआ कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बैकटिक्स, बैकटिक्स जो हैं वो आपके कीबोर्ड में कहाँ पर होते हैं? आपके उल्टे हाथ पर टैब का बटन लिखा होगा, टैब के बटन के ऊपर बैकटिक्स होते हैं, बैकटिक ये वाले साइन होते हैं, और इसको हम कहते हैं टेम्पलेट लिटरल। तो मैंने उस दिन आपको बहुत उसमें डिटेल में बताया था कि जो इसमें ये लिखा हुआ है ना टेम्पलेट लिटरल, इसके मतलब ये है कि भाई आप लिटरली उस चीज़ को जैसा लिखना चाह रहे हैं वो वैसे ही आपको लिख कर देगा। मिसाल के तौर पे टेम्पलेट लिटरल में हमें एक चीज़ जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वो ये है कि हम इसमें अपने वेरिएबल को इंजेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इंजेक्ट कैसे करते हैं? डॉलर साइन लगाकर, कर्ली ब्रेसेस लगाकर हम अपने फर्स्ट नेम वाले इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं डॉलर साइन दोबारा लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और अपने लास्ट नेम को इसके अंदर लिख दूंगा। तो अब मुझे ये बताएं कि console.log में मेरा रिज़ल्ट किस तरह आएगा?
सर ये जुड़ा हुआ आएगा। मिला हुआ आएगा, ठीक है, ताहा अहमद मिला हुआ आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे इन दोनों के बीच में एक स्पेस देना है तो मैं क्या करूँगा? आप सेकंड वाले डॉलर साइन से पहले स्पेस देंगे। उससे पहले मैं स्पेस दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ताहा जो है वो ऊपर वाली लाइन में चाहिए और जो अहमद है वो नीचे वाली लाइन में चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा? आप इंटर करके इसको नीचे कर लेंगे। एंटर करके नीचे कर लूँगा। मतलब क्या अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा है मिसाल के तौर पर टेम्पलेट लिटरल, तो मुझे ज़रूरी तो नहीं है ना कि यहाँ पर बैक स्लैश एन लगाना पड़े। पता नहीं। यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल का मैंने आपको यही बताया था कि जैसा आप लिखते हैं वैसा आपको रिजल्ट बताता है। तो नॉर्मल स्ट्रिंग जब आप देखें टेम्पलेट लिटरल में आपके पास दो तीन अच्छी चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आप वेरिएबल को इंजेक्ट करवा सकते हैं। कैसे? डॉलर साइन लगाकर कर्ली ब्रेसेस में अपने जी वेरिएबल का नाम लिखकर क्या होगा, वेरिएबल को इंजेक्ट करवा लेंगे आप टेम्पलेट लिटरल के अंदर, ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसा आप लिखते हैं वैसे ही आता है। मतलब अगर आप नॉर्मल सिंगल कोट या डबल कोट यूज़ करते हैं ना स्ट्रिंग को लिखने के लिए, तो उसमें आपको एक लाइन का गैप देने के लिए बैक स्लैश एन का यूज़ करना पड़ता। मिसाल के तौर पे एक कॉपी निकाल लेते हैं हम इसकी यहाँ पर, और इसको यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर लिख लेते हैं ताहा, ठीक है। तो अगर ताहा और अहमद जो है, अगर मुझे इसको एक लाइन के गैप में देना होता है ना ऊपर नीचे वाली लाइन में, तो मैं क्या करता कि मैं बैक स्लैश एन का यूज़ करता। यहाँ पर मैं इंटर करके ऐसे लिख नहीं सकता क्योंकि वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंटैक्स एरर हो जाएगा, लिखने में गलती हो जाएगी, ऐसे वो काम नहीं करता। मुझे यहाँ पर एक लाइन का गैप देना है तो मुझे यहाँ पर बैक स्लैश एन देना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप इसको इंटर कर दें, आप वो आपको ऐसे ही लिख जी कर दे देगा। तो इसमें आपने क्या देखा, टेम्पलेट लिटरल में एक तो आप वेरिएबल इंजेक्ट कर सकते हैं, दूसरी बात आप जैसा लिखते हैं वैसा ही आपके कंसोल में लिखा हुआ आ जाता है। ये बात क्लियर है ना आपको? जी सर। एक दफ़ा हम इसका कंसोल डॉट लॉग भी कर लेते हैं कि ये ऐसे नीचे वाली लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ताहा अहमद ये दोनों ऊपर नीचे वाली लाइन में आ रहे हैं, जैसे हमने लिखा वैसे ही यहाँ पर भी रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, और इसमें यहाँ पर ये आगे बता रहे हैं मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स जो है उसमें कन्फ्यूजन थी उनको, मिस इमरान को कन्फ्यूजन थी इसमें मॉड्यूल्स में। तो मॉड्यूल्स जो है वो हम देख लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि 15 मिनट में हम इसको ना भी देख पाएँ, तो कल भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल्स को। अभी फ़िलहाल मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक आपने index.ts की फ़ाइल बनाई, ठीक है, और index.ts की फ़ाइल में जी जी बोलें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो हम कॉन्केटिनेशन करते हैं और कॉन्केट करते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या सेम है? दोनों कॉन्कैटिनेशन में कॉन्कैटिनेशन जो है वो वो है, मतलब प्रोसेस है। कॉन्कैटिनेशन मतलब प्लस का साइन लगा के दो चीज़ों को जोड़ देना, ठीक है। लेकिन जो कॉन्केट है ना वो एक मेथड भी है। कॉन्केट जो है वो एक मेथड भी है, और वो एरे का एक मेथड है, स्ट्रिंग के ऊपर भी अप्लाई होता है। एरे का एक मेथड है जिससे आप क्या करते हैं कि दो एरे को आप एक ही एरे के अंदर लिख देते हैं। आपकी जो कन्फ्यूजन है ना मैं समझ रहा हूँ। कॉन्केट क्या चीज़ है जो हमने उसमें यूज़ किया था टू डू लिस्ट में, और कॉन्कैटिनेशन क्या चीज़ है। कॉन्कैटिनेशन एक प्रोसेस है। मतलब मैं बोलूँ कि आपका फ़र्स्ट नेम क्या है और लास्ट नेम क्या है, आप मुझे बताते हैं अपना फ़र्स्ट नेम ये, लास्ट नेम ये, उन दोनों के बीच में मैं प्लस लगा दूँ ना, तो क्या होगा, फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम आपके दोनों जुड़ जाएंगे। कंसोल डॉट लॉग में मुझे ऐसे मिले हुए आपके नाम का रिज़ल्ट आएगा, रूहिया बशीर, ठीक है। अब जो प्लस का साइन है उसने क्या किया, आपके दोनों जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था उन दोनों को मिला के क्या किया, टर्मिनल में रिज़ल्ट दे दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्कैटिनेशन हो गई। इस प्रोसेस को हम, ये जो मिलाने वाला प्रोसेस है, इसको हम क्या कहेंगे कि भाई कॉन्कैटिनेशन हो गया, ठीक है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखें, एक ना यहाँ पर है लेट num 1, ठीक है, इज़ इक्वल टू 2 कर देते हैं।
ठीक है, और यहाँ पर हम कहेंगे num2 इज़ इक्वल टू 3 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जब console डॉट लॉग करता हूँ और मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि भाई ये जो num1 है ये num1 प्लस कर दो num2 से, तो मुझे बताएं कि यहाँ कॉन्कैटिनेशन हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है, नहीं हो रही है। यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन कौन कौन कह रहा है हो रही है। यहाँ तो सिंपल प्लस हो रहा है ना। यहाँ सिंपल प्लस हो रहा है, ये क्या है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पर सिंपल प्लस हो रहा है, क्यों, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन जो है वो तो स्ट्रिंग के साथ होता है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता नेम ताहा और यहाँ पर कुछ भी लिख देता, name2 लिख देते हैं। यहाँ पर name2 में यहाँ पर लिख देते हैं अहमद। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर अपने इस नेम को यहाँ पर ऐसे लिखूँगा तो अब बताएं कि यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन हो रहा है या अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है। कौन कैन कौन सर कैसे कॉन्कैटिनेशन बोल कॉन्कैटिनेशन कौन कॉन्कैटिनेशन कौन हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो जी यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन हो रहा है और अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो किसके साथ होगा, नंबर के साथ होगा। आपको ये बात क्लियर है ना। जी सर मुझे तो क्लियर है। रूहिया उनको भी हाँ क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, हम आगे चलते हैं मॉड्यूल्स की तरफ। मॉड्यूल्स में देखें, ज़्यादा आपको ना मॉड्यूल्स को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मॉड्यूल्स बहुत सिंपल है। अब मुझे ये बताएं, मेरी इस फाइल का नाम है index.ts, नज़र आ रहा है ना आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है। हेलो, जी सर आ रहा है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं अपनी जो फाइल है ना उस फाइल का नाम कर देता हूँ index.ts ही रहने देते हैं, एक फ़ाइल और बना लेंगे हम। ठीक है, अभी मैं सिंपली कुछ भी नहीं कर रहा, मेरी इस फाइल में कुछ लिखा हुआ है। नो सर तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा हूँ, जैसे कि लेट num1 इज़ इक्वल टू 25। ठीक है, अब मेरे इस फाइल में क्या लिखा हुआ है, आपने एक वेरिएबल बनाया है num1 से और 25 लिखा है वैल्यू। मैंने एक num1 का वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू 25 लिख दी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और ये कौन सी वाली फाइल में, मेरे index.ts की फाइल में। अब जी मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ़ाइल एक और बना रहा हूँ फाइल, उसका नाम मैं रखूँगा file2 के नाम से दूसरी फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, ये आप नोट कर रही हैं ना इसको मिसेस इमरान। मैं नोट कर रही हूँ। जी सर कर रही हूँ नोट। जी जी, तो यहाँ पर क्या है, मैंने दूसरी फाइल बना ली, दोनों फाइलें अभी मेरे पास आ गई। यहाँ पर index.ts के अंदर एक वेरिएबल बनाया num1 25 उसकी वैल्यू, दूसरी फाइल बनाई file2 के नाम से। अब मुझे पता है क्या करना है, मॉड्यूल्स के मतलब हो गया दो अलग अलग फाइलें। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मेरे पास दो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं तो वो भी सही है, अगर मैं बोलूँ दो अलग अलग फाइलें हैं टाइप स्क्रिप्ट की तो वो भी सही है। तो अभी क्या हो गया, दो मॉड्यूल्स हैं, एक मॉड्यूल क्या है index.ts वाला, एक मॉड्यूल क्या है file2.ts वाला। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो file2 है इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ num क्या लिखूँ मैं, num2 लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं इसको ये करता हूँ num index लिख देता हूँ, num index वाली फाइल का जो नंबर है ना उसको मैंने num index लिख दिया, और file2 वाले जो वेरिएबल है ना उसको मैं लिख दूंगा num file2। अभी नाम एकदम क्लियर समझ में आ रहे हैं कौन से वाला किधर का है। तो दो फाइलों में दो चीज़ें, उधर 25 लिखा था, इधर हम लिख देते हैं, इधर हम क्या लिख दें, इधर हम 10 लिख देते हैं ताकि वैल्यू 35 आएगी हमें। अब मैं एक तीसरी फाइल बना रहा हूँ जिसको मैं
यहाँ पर लिखूँगा फाइनल फाइल, ठीक है, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ फाइनल डॉट टी एस, ये भी ओपन हो गया, ठीक है। ये क्या है, फाइनल डॉट टी एस। अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये जो फाइनल डॉट टी एस है ये मेरी तीसरी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है, या मैं इसको यूँ बोलूँ कि भाई ये मेरा तीसरा मॉड्यूल है, फाइनल डॉट टी एस मेरा तीसरा मॉड्यूल है, तो ये भी सही है। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करवा रहा हूँ अपने फाइनल डॉट टी एस के अंदर। इंडेक्स डॉट टी एस जो था ना, उसके अंदर एक वेरिएबल है नम इंडेक्स के नाम से जिसकी वैल्यू 25 है। फाइल 2 वाला जो मॉड्यूल है उसके अंदर नम फाइल 2 जिस एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है। ये दोनों रखे हुए अलग अलग मॉड्यूल्स में, और कैलकुलेशन मैं कहाँ कराना चाह रहा हूँ, अपने फाइल डॉट टी एस वाले मॉड्यूल में। तो उसको मैं उठा के, उसको अलग अलग फाइलें में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको मैं उठा के फाइनल डॉट टी एस वाली फाइल में कैसे लेकर आऊँ, कैलकुलेशन तो मुझे इधर करानी है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मतलब, इम्पोर्ट ये होता है कि आप अपने घर पर कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, ठीक है। अभी फाइनल डॉट टी एस वाली फाइल में अभी आप खड़े हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना चीज़ें मंगवानी है, मंगवानी कहाँ से, इंडेक्स डॉट टी एस से मंगवानी है और फाइल 2 डॉट टी एस से मंगवानी है। तो यहाँ पर तो हम यूज़ करेंगे इम्पोर्ट का, ठीक है। लेकिन इम्पोर्ट मुझे देगा एरर। इम्पोर्ट मुझे एरर इसलिए देगा क्योंकि आपने जब कुछ भेजोगे तो मंगवाओगे ना, ऐसा ही होता है ना कि पहले कोई भेजता है फिर वो मंगवा, उसको रिसीव होती है वो चीज़। जी सर। तो सबसे पहले तो हमें जाना पड़ेगा अपने इंडेक्स और टी एस वाले में, यहाँ से भेजनी पड़ेंगी ना हमें ये चीज़ें। इंपोर्ट बाद में होगा, पहले भेजेंगे। तो अब क्या हो गया कि जो भी मैंने वेरिएबल बनाया था ना उससे पहले आके मैं सिंपली क्या करूँगा, एक्सपोर्ट लिख दूँगा। क्या किया मैंने, एक्सपोर्ट का कीवर्ड लगा दिया, जो भी मैंने वेरिएबल बनाया था उससे पहले एक्सपोर्ट कर दिया। इंडेक्स डॉट टी एस वाले मॉड्यूल में मैंने एक्सपोर्ट लिख दिया। अब मैं जाता हूँ अपने दूसरे मॉड्यूल में, फाइल 2 डॉट टी एस वाले में आया, इसमें भी जाकर यहाँ पर एक्सपोर्ट लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर भी लिख दिया एक्सपोर्ट। अब उसके बाद आ गया अपने फाइनल मॉड्यूल वाले टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल में। यहाँ पर अब मैं करूँगा इम्पोर्ट। अब मैं इम्पोर्ट कैसे करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा इम्पोर्ट फाइनल। ट्वेंटी फाइव। देखें, मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ क्या किया मैंने। एक्सपोर्ट तक तो आप लोगों को क्लियर है, मतलब ये ना इससे कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बात है। अगर मैं इसके पहले एक्सपोर्ट लिख दूँ ऐसे करके, और यहाँ से भी इसको हटा के यहाँ पर एक्सपोर्ट लिख दूँ, तो एक ही बात है, ठीक है। इस पे कंफ्यूज मत होइएगा कि वहाँ पर क्या किया। एक वेरिएबल का नाम लिखा, उससे पहले क्या किया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया। एक सेकेंड, एक वेरिएबल का नाम लिखा, वेरिएबल मतलब बनाया, उससे पहले एक्सपोर्ट कर दिया उसको। यहाँ पर भी यही किया, वेरिएबल बनाया, उससे पहले एक्सपोर्ट कर दिया। ये तीसरे अपने मॉड्यूल में क्या किया मैंने कि इम्पोर्ट का कीवर्ड लगाया, और ये लगाया मैंने यहाँ पर स्टार साइन। स्टार साइन के मतलब कोई बताएगा कि क्या होता है? सर मल्टीप्लाई। नहीं नहीं, स्टार साइन के मतलब होता है, सर ये पावर शो करता है ना, नहीं कोफिशिएंट की तरह। नहीं नहीं, स्टार साइन के मतलब होता है ऑल के, ठीक है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इंपोर्ट करो तमाम चीज़ें,
एज मतलब जब हमें किसी चीज़ का नाम चेंज करना होता है ना, एज को कहते हैं एलियास कहते हैं इसको। एलियास हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमें किसी चीज़ का नाम चेंज करना होता है तो हम एलियास भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने बोला कि भाई इंपोर्ट कर दो तमाम चीज़ें, और इसको मैं किस नाम से बुलाऊंगा, नंबर्स के नाम से बुलाऊंगा। ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि एज नंबर्स, इंपोर्ट कर दो तमाम चीज़ें एज नंबर्स फ्रॉम index.js की फाइल से। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि नंबर डॉट नम इंडेक्स किया, ए के वेरिएबल में स्टोर किया और console डॉट लॉग करा दिया। तो उसके बाद हम दूसरा भी देख लेते हैं, नंबर यहाँ पर ले लेते हैं डॉट नम। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मुझे वो वाली सजेशन नहीं आ रही। कौन सी वाली सजेशन नहीं आ रही मुझे, जल्दी बताएं। सर जो पहले आ रही थी आपकी आप जब डॉट लिख रहे थे ना, नीचे ऑप्शन आ रही थी index.ts वाली। जी, तो अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसका नाम इंडेक्स, ये इंडेक्स यहाँ पर ले लें, इसको भी हम इंडेक्स कर देते हैं। ठीक है, इसने एरर नहीं दिया। अब यहाँ पर नंबर को हम कर देते हैं फाइल टू। ठीक है, और इस फाइल टू को यहाँ पर कर देते हैं फाइल2। अब फाइल2 का हम एक्सेस लेते हैं। पहले तो एड्रेस चेंज करना पड़ेगा करंट फाइल में। इसको क्या बोलना है हमें, file2.js को लेकर आओ, और यहाँ पर हमें बोलना है ये जो हमने नाम रखा है फाइल2, इस फाइल2 को एक्सेस कर दो नम फाइल2। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट भी console डॉट लॉग कराऊंगा ना, तो ये मुझे आंसर तो 10 दे देगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मुझे करानी है कैलकुलेशन, तो मैं इसको इसलिए एक वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेट बी इज़ इक्वल टू ये जो भी लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो इसके console डॉट लॉग को हटा लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करके एक तीसरा वेरिएबल बनाता हूँ लेट, और इसका नाम रख देता हूँ रिज़ल्ट। और इसमें मैं क्या करता हूँ, इस ए को प्लस करवा देता हूँ बी के साथ। ठीक है, तो अब मुझे इसको मैं लॉग कराता हूँ। जब तक आप लोग मुझे ये बताएं कि इसका रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। सर आएगा। अच्छा, सर आएगा। आएगा। तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 35 आएगा। 35। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट जब तक मैं चेक कर रहा हूँ, आप लोग मुझे ये बताएं कि मॉड्यूल्स का पूरा प्रोसेस हमने कैसे किया। हमने एक वेरिएबल बनाया एक फाइल में, फिर दूसरी फाइल बनाई उसमें एक वेरिएबल बनाया, फिर थर्ड फाइल बना के उसमें हमने इंपोर्ट करवाई है, और पहले की दोनों फाइलों में हमने एक्सपोर्ट का सिंबल लिख दिया था। अब जिसमें हमने इंपोर्ट करवाया उसमें हमने सबसे पहले इंपोर्ट और उसको नंबर एज लिख के फाइल का नाम लिख दिया, या कोई एक ऐसा नाम लिख दिया जिससे वो लिंक अप कर सके, और उसके बाद हमने फाइल का डॉट स्लैश लगा के फाइल का एड्रेस दे दिया। बिल्कुल, मैं आपको ये कह रहा था कि ये देखें, मैं इसको ना सिर्फ आपको दोबारा समझा देता हूँ। मैंने क्या किया है कि इम्पोर्ट ऑल, ये जो स्टार है ना, इस स्टार के मतलब होता है ऑल। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे तो वो तो मल्टीप्लाई की तरह बिहेव करेगा, लेकिन कैलकुलेशन में हम यूज़ नहीं कर रहे यहाँ पर। हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करके क्या कह रहे हैं, इम्पोर्ट ऑल। अच्छा, सबका जो मतलब जो सारी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें इंपोर्ट करो। इस दो मतलब इन दो वर्ड के मतलब तो ये हो गया इंपोर्ट ऑल। ठीक है, एज के मतलब होता है एलियास। एलियास मतलब ये होता है कि जब किसी चीज़ का नाम चेंज करना हो ना आपको, तो आप एज करके भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने बोला कि जो तमाम चीज़ें इंपोर्ट करके आई हैं ना, उसको मैं किस नाम से बुलाऊँगा, इंडेक्स के नाम से बुलाऊँगा। अगर मैं इसको ताहा कर दूँ ना, तो ये ताहा भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ये और हमें थर्ड फाइल में जो अपना वेरिएबल का नाम रखना है, हम इसको वहां पे इंपोर्ट कराते हुए वो डिक्लेयर कर दें। हाँ, मतलब ये इसके मतलब ये होता है कि आपको फाइल आ तो रही है ना, यहाँ से index.js वाली फाइल आपको आ रही है, इंपोर्ट हो रही है तमाम चीज़ें। इसमें आपको ये कह रहे हैं कि भाई जो भी चीज़ आपने यहाँ से भेजी है ये मुझे रिसीव तो हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन मैं उसको किसी नाम से तो बुलाऊंगा ना। तो वो नाम आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि भाई
ऐसा मतलब ताहा लिख दिया ना, तो अब ये हो जाएगा कि ताहा के अंदर जो भी डाटा आया है ना इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल में से, जो भी चीज़ एक्सपोर्ट होकर आई है तो उसको ताहा के अंदर आया है, तो ताहा डॉट इंडेक्स नंबर इंडेक्स किया तो क्या हुआ, आप उस वैल्यू तक पहुंच गए। तो आपने यहाँ पर इस इम्पोर्ट का नाम क्या दिया, ताहा दिया। हम इसको यूँ बोलेंगे कि इस जो इम्पोर्ट है ना, इस इम्पोर्ट का नाम आपने ताहा दिया। तो मीनिंगफुल नाम देंगे तो भाई इंडेक्स दे देते हैं इसको, ताकि ये बात पता हो कि जो इंडेक्स वाला इम्पोर्ट है वो इंडेक्स डॉट टी एस से आ रहा है, और जो फाइल टू वाला जो इम्पोर्ट है वो कहाँ से आ रहा है, फाइल टू से आ रहा है। समझ आई ना बात? सर समझ आ गया, थैंक यू, बहुत अच्छे से समझ आया। अच्छा, तो अब ये बताएं दूसरे लोगों को समझ आई ये बात? जी सर, मुझे क्लियर है। आपको भी क्लियर हो गई, सबको हो गई ये मॉड्यूल्स वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया सबको? चलें, इसका तो काम ख़त्म हो गया। चलें ठीक है, सबको क्लियर हो गया। और आपको क्लियर हुआ आयशा खान? चलें, तो एक काम हम ये करते हैं कि जी जी सर, मुझे भी क्लियर हो गया। चलें ठीक है, अच्छी बात है, सबको क्लियर हो गया ना, ये अच्छा हो गया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर ना जो क्लास है हम उसको यहाँ तक ही रखते हैं, और रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ मैं।